हेलो, आई एम शैल और आज हम नीट का जो पूरा सिलेबस है उसकी जो लास्ट यूनिट है दैट इज़ इकोलॉजी उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक में आज पहला चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को कवर करेंगे। ठीक है, हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पर इस टॉपिक के स्टार्टिंग में रामदेव मिश्रा इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी जहाँ कहीं पे भी इस तरीके का दिया हुआ है वो ज़रूर आप याद करिए। ओके, देन फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से दैट इज़ रामदेव मिश्रा जाने जाते हैं। और इन्होंने देखो ये चीज़ ट्रॉपिकल एक ये पॉइंट बनता है। ठीक है, ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़, ट्रॉपिक्स, हम अभी इक्वेटर की बात करेंगे, ये सब देखेंगे। तो ट्रॉपिकल कम्युनिटी और उनके सक्सेशन, ठीक है, कि 21 स्टेज के बाद, ये भी हम इकोलॉजी में इसके बाद वाली टॉपिक में हम सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल कम्युनिटी और उनके सक्सेशन को स्टडी किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर का के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है, उसके अगेंस्ट वो किस तरीके का रिएक्शन देती है। तो ये इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो क्योंकि इंडिया के हैं तो हम ट्रॉपिकल एरिया में ही आते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी उनकी स्टडी होगी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए ही होगी। ठीक है, तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे स्टडी किया था। ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में ये कमेटी को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे लाइक मैं हूँ तो मेरा और दूसरे ह्यूमन से इंट्रैक्शन, इसके अलावा मेरा ह्यूमन के अलावा दूसरे इन एनिमल से इंट्रैक्शन, इसके अलावा प्लांट से इंट्रैक्शन, इसके अलावा मेरे एम्बिएंट एनवायरनमेंट में जो नॉन एबायोटिक कंपोनेंट है उसके साथ इंट्रैक्शन जो होगा, ये पूरी इकोलॉजी की फील्ड होती है। ठीक है, तो इकोलॉजी इज बेसिकली इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का उनके एबायोटिक फैक्टर लाइक उनके जो सराउंडिंग है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास, उसके साथ उनका इंट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे आप बोलेंगे कि प्लांट के साथ कैसा इंट्रैक्शन, हम वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, हम जो भी खा रहे हैं वो प्लांट के थ्रू ही ऑब्टेन हो रहा है। जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो उनका दूसरे एनिमल के साथ वो प्रिडेशन का रोल आ जाएगा, वो उनको खा रहे हैं। ठीक है, या हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और प्लांट से हम प्लांट से अफेक्ट होते हैं, प्लांट भी हमसे इक्वली अफेक्ट होते हैं। तो इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सभी विद इन स्पीशीज एंड दूसरी स्पीशीज के साथ भी, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट। ओके, तो इकोलॉजी यहाँ पर हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंट्रैक्शन, और इस बायोटिक कंपोनेंट का उनके एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंट्रैक्शन जो होता है वो इकोलॉजी होता है। देन इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल, एक ऑर्गेनिज्म, एक पॉपुलेशन, इसी को आज हम थोड़ा कंप्लीट करेंगे। देन कम्युनिटी एंड बायोम्स। ठीक है, तो और इकोलॉजी को हम 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हियरार्की देखते हैं, हियरार्की देखते हैं तो ये सबसे नीचे होगा और ये सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पे क्लियर। और तो इकोलॉजी है 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। इसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स, तो 4 लेवल ये क्वेश्चन में याद रखिए। देन ऑर्गेनिज्म एंड सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा इसको एक लाइन में इस तरीके से समझते हैं कि ये फिजियोलॉजी पर डिपेंड करेगा। लाइक मैं आज कहीं बहुत गर्म जगह पे जा रही हूँ, सपोज मैं थार जा रही हूँ, तो मेरी बॉडी में फिजियोलॉजी के थ्रू मुझे उस एनवायरनमेंट के उस टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा यदि मुझे सर्वाइव करना है। यदि मैं लद्दाख जाती हूँ तो वहाँ अल्टीट्यूड सिकनेस मेरी बॉडी फेस करेगी, तो उसको एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा मुझे। तो एक जब कभी भी हम इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं तो वो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, वो मतलब दैट इज एक इंडिविजुअल की फिजियोलॉजी।
वो किस तरीके से वहाँ के लिए अडेप्ट हो, किस तरीके से वो अपने आप में चेंजेस लाए। अब हम इसको देखते जाते हैं, ये क्या 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 कहती हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, लाइक जैसे जस्ट गर्म हो रही, यदि हम कोई जहाँ टेम्परेचर हाई है वहाँ जाते हैं, या बहुत ठंडी जगह में जाते हैं, तो ठंडी जगह जब कभी भी विंटर में हमें बहुत ठंड लगने लगती है तो हमारी बॉडी शिवरिंग कांपने लगती है। तो वो हमारी एक बॉडी का फिजियोलॉजी ऑपरेट हो रही है, मतलब एक चेंजेस ला रही है कि जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो हम क्योंकि होम्योथर्मिक है, होम्योथर्मिक दैट इज इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी बॉडी में बना रहता है, तो वो इस तरीके से शिवरिंग के थ्रू हीट जनरेट करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो डाउन हो रहा था उसको वापस वही 37 डिग्री में ले आए। या एम्बिएंट टेम्परेचर जो है ज़्यादा है तो स्वेटिंग के थ्रू, वेसोडाइलेशन के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर को डाउन किया जा सके। तो ये जो है पूरी हमारी फिजियोलॉजी पर डिपेंड है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी का। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है ये पूरी, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in term of not only survival but also reproduction। ठीक है, कि कहीं यदि उस ऑर्गेनिज्म को, उस इंडिविजुअल को सर्वाइव करना है तो उसको किस तरीके से अपनी फिजियोलॉजी को ऑपरेट करना होगा कि वो अपनी लाइफ मतलब रिप्रोडक्शन भी कर सके और वो वहाँ पर सर्वाइव भी कर सके। केवल सर्वाइवल नहीं, और एज वेल एज रिप्रोडक्शन को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन अब जो यहाँ पर है, द रोटेशन ऑफ अवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग डिस्टिंक्ट सीजन। तो ये आप लोगों ने, हम लोगों ने मतलब दैट इज ज्योग्राफी में ये हमने 4th 5th 6th इन सब सालों में पढ़ा है। तो यहाँ पर मालूम है कि इस तरीके से टिल्टेशन होता है। इस टिल्टेशन के कारण क्या होता है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है सन की, ये सन है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है। तो देखो, यदि मैं इसको यदि मैंने ये नॉर्थ पोल ही है और ये साउथ पोल ही है, जब ये इतना हेमिस इधर जो है, ये मतलब साउथ की तरफ टिल्टेशन, साउथ पोल का जब सन की तरफ टिल्टेशन है, ये ऐसे मूव करते आएगी, मतलब जस्ट तिरछी होते हुए ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है। ठीक है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, दो मूवमेंट हम अर्थ की देखते हैं, रोटेशन अपने एक्सिस में, रिवोल्यूशन अराउंड द सन इलेप्टिकल ऑर्बिट में। तो देखो यहाँ पे जब इस साइड है, इस साइड यहाँ पर ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो दैट इज यहाँ पर ऑटम सीजन हो गया साउथ पोल की तरफ। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर, हम ये इक्वेटर लेते हैं, लैटिट्यूड, ये इक्वेटर है जो जस्ट बीच से पास होता है, फिर ये 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 66.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, देन 90 डिग्री पर ये नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का हम ट्रॉपिकल एरिया लेते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये बीच में 0 डिग्री है, इधर से इतना, इधर से इतना, तो ये ट्रॉपिक है। तो यहाँ हम देखेंगे लैटिट्यूडनल लैटिट्यूड किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये साउथ वाला टूवर्ड्स सन है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से इस साइड पे अभी यहाँ पर समर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर देखो नॉर्थ इस टूवर्ड्स इस साइड है, तो यहाँ पर नॉर्थ में समर हो जाएगा। तो ये टिल्टेशन जो होता है वो सीजन का, जो अर्थ जो है 23 मतलब इसको हमें भी यहाँ डिटेल पे नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ इतना याद रखो कि एक्सिस में टिल्टेड है अर्थ, कि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना याद रखो कि एक्सिस से मतलब जो अर्थ है वो टिल्टेड है। ठीक है, उस टिल्टेशन के कारण हमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। फिर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, जो इक्वेटर है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये इक्वेटर है और ये सन है, तो डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। अब जब ऐसे अर्थ का सरफेस ऐसे थोड़ा होगा, तो यहाँ पर सन जो होगा, यहाँ सन है, तो यहाँ पे दूसरे एरिया में ऑब्लिक रेस पड़ेंगी, तो वहाँ उतनी गर्मी नहीं होती जितने कि इक्वेटर पे होती है, क्योंकि इक्वेटर वाला एरिया जो है
स्ट्रेट सनलाइट वहाँ पर पड़ती है। तो ये सब फैक्टर क्या होंगे, वो वहाँ के टोपोग्राफी को, वहाँ के इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे। कहीं ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, कहीं ज़्यादा पानी गिर रहा है, कहीं पर सनलाइट बहुत ही स्लांटिंग पड़ेगी, जैसे पोल्स में जो सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे सन है तो देखो कितना कितना टिल्टेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ ये बिल्कुल इक्वेटर पर सीधी पड़ रही है। इसी वजह से नॉर्थ एंड साउथ पोल में परमानेंट फ्रॉस्ट यानी परमानेंट स्नो देखने को मिलता है। ठीक है, इक्वेटर में हमें बहुत गर्मी देखने को मिलती है। अब हमें मालूम है हम एबायोटिक फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर सकता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हम सोचे कि 52 53 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए टेम्परेचर, हम होम्योथर्मिक हैं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। फिर भी जैसी जब गर्मियों में आप सुनते होंगे, जब मई की न्यूज़ सुनिए, लू से इतने लोगों की मौत, ये न्यूज़ फ्रिक्वेंट रहती है। ये बहुत सीवियर ठंड पड़ जाती है तो ठंड के कारण, जबकि हम होम्योथर्मिक है, हम अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, उसके बाद ये टेम्परेचर मतलब जो ये सीजनल वेरिएशन है इतना अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं कहीं पे भी अर्थ में, कहीं हम बहुत स्नो देख रहे हैं, कहीं हम बहुत गर्मी देख रहे हैं, ये हिली एरिया में चले जाएंगे तो फिर ठंडा होता है। यही इक्वेटर में ही कोई माउंटेन है, यहाँ हम बोल रहे हैं इक्वेटर में सीधी लाइट पड़ती है, लेकिन यदि हम आल्टीट्यूड, सी लेवल से हाइट, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और यदि हमें वहाँ पे उस कंडीशन में, हमें यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल, इंक्लूडिंग प्लांट, इंक्लूडिंग प्रोकैरियोट, इंक्लूडिंग यूनिसेलर, मल्टीसेलर, यदि वहाँ सर्वाइव करना है तो उनके लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वो हमारे लिए चेंज नहीं होंगे, हमें उनके के लिए चेंज होना पड़ता है। तो वो जो चेंज होता है उसे हम एडेप्टेशन बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो इन्वायरमेंट है, आपको यदि वहाँ रहना है तो वो आपको अपने में एडेप्टेशन लाना होगा। ठीक है, ओके। तो द रोटेशन ऑफ अवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, ये एक्सिस है और ये है, तो ये टिल्टेशन जो है causes annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct season. Okay, these variation together with annual variation in precipitation, बारिश, मतलब ये भी तो हमने देखा कि टेम्परेचर का रोल है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि टिल्टेशन है तो वेरिएशन हमें टेम्परेचर में देखने को मिल रहा है, जैसा अभी देखा नॉर्थ का देखा, इक्वेटर का देखा। अब इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, बारिश एनुअल रेनफॉल जो है वो भी अफेक्ट करती है एक पर्टिकुलर एरिया की एरिया को। ठीक है, तो दिस वेरिएशन टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, रिमेंबर प्रेसिपिटेशन में हम स्नो एंड रेन दोनों को इंक्लूड करेंगे, अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। ठीक है, तो टुंड्रा में हमें स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, डेजर्ट में हमें लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है एनुअली। तो डेजर्ट जो है, डेजर्ट इज डेजर्ट ड्यू टू लो रेनफॉल। ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और रेन फॉरेस्ट दैट इज प्लेंटी ऑफ रेन, वहां पर बहुत रेन होगी। तो यहाँ पर हमने देखा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये बायोम्स को डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन, किस तरीके के प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करेंगे, किस तरीके के एनिमल वहाँ रहेंगे। हम सोचे पोलर बेयर को हम उठा करके इक्वेटर में, मतलब अफ्रीकन कंट्री में ले आए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एडेप्टेड है उस एरिया के लिए। फ्रोजन, परमानेंट फ्रोजन एरिया जो है, पोल्स जो है, वहाँ के लिए वो एडेप्टेड है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, दिस वेरिएशन टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेनफॉल एंड टुंड्रा। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। और एक सिंगल बायोम क्या होता है, जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम यानी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है उनका इंटरेक्शन से एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट जो बनती है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और जब लार्ज, मतलब कई सारे इकोसिस्टम जो हैं वो मिलकर के, मतलब लार्ज इकोसिस्टम जो होते हैं वो बायोम को बनाते हैं। ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम मेक्स द बायोम।
अब यहाँ पर रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम, जैसे हमने डेजर्ट एक बायोम देखा, एक रेन फॉरेस्ट बायोम देखा, हमने टुंड्रा बायोम देखा। तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट, यानी विद इन अ बायोम हम कई टाइप के हैबिटेट यानी जहाँ जो उस ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, ठीक है। आप सपोज दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के एक पर्टिकुलर में, तो वो आपका हैबिटेट होगा, मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट यानी वो कहाँ रहता है। तो एक बायोम को तो हमने देखा वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ने एक लार्ज बायोम बनाया। अब लार्ज बायोम के अंदर भी हमें बहुत सारे वेरिएशंस, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन देखने मिलेंगे, जिसके अंदर एक सिंगल बायोम में हमें बहुत सारे हैबिटेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के मेजर बायोम्स हैं, दैट इज ट्रॉपिकल, एक्चुअली ये होना चाहिए था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये हो गया मतलब होना चाहिए था, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसी तरीके से एकदम घने, बिल्कुल क्लाइंबर्स और वो लियानास जो वुडी क्लाइंबर होते हैं, जिस मॉर्फोलॉजी में भी हमने बात की थी, जिसमें मोगली झूलता रहता है, तो वो इस तरह, पर जो भी है तो हम इन्हीं के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट इज ये जो है डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट है, और ये सी कोस्ट है। सी कोस्ट दैट इज मैंग्रोव वेजिटेशन, राइजोफोरा, सुंदरी, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स, ये वाले, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस दी हैं एनसीईआरटी में, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। टुंड्रा वुंड्रा अपने यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अपने यहाँ का बायोम नहीं है मतलब वो। अब ये एक उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, तो देखो इस चार्ट से आपको क्वेश्चन देखना है, तो सी सिंपल, ये जो है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है और ये जो है मीन एनुअल टेम्परेचर है। हम यहाँ इन दो चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये दो चीज़ें जो हैं बायोम के फॉर्मेशन में इनका मेन रोल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यदि हम देखते हैं, इसको लेते हैं पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, ये 150 से 450 ऑलमोस्ट के बीच का यहाँ रेनफॉल है, ठीक है। तो ये जब कभी ये रेनफॉल मिलेगी और टेम्परेचर ये मिल जाएगा, दैट इज़ 20 से समझ लो 27, 28, मतलब हम एक ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, तो ये टेम्परेचर मिलता है, तो वहाँ किस तरीके की वेजिटेशन आएगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहाँ पर कौन सा बायोम बनेगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बनेगा, ठीक है। मतलब जो यदि एनुअल रेनफॉल जो है यदि 25 सेंटीमीटर, ये देखो ये डेजर्ट है, ये वाला डेजर्ट है, इसको देख लो, तो ये 25 से कम रेनफॉल वाला एरिया है। 25 से कम रेनफॉल यदि किसी एरिया में है और वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इतना जाता है, दैट इज़ 5 से 25 डिग्री के बीच में जाता है, तो यदि ये कंडीशन होगी तो मतलब आप समझ लीजिए, यदि आपने आर्टिफिशियली भी कहीं इस चीज़ को कर दिया कि कहीं पे एक आप अपना ऐसा होता नहीं है, बट एक मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि इतनी रेनफॉल और ये टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे आपको डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो आप लोगों को काम करना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का रेनफॉल एंड देन सॉरी टेम्परेचर रेंज, स्पेशली रेनफॉल रेंज, ठीक है। तो 150 से 450 सेंटीमीटर की रेनफॉल आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। सबसे कम रेनफॉल वाला बायोम जो होता है वो डेजर्ट का हो जाता है। फिर ये ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड में देखो 100 के करीब की है, और इधर 25 से 100 के करीब के बीच की जो रेनफॉल है वो ग्रास लैंड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट का 200 हो गया, और इसको यहाँ करेंगे तो वही 50-60 सेंटीमीटर से लेकर के 200 तक का जो रेनफॉल का एरिया हो जाएगा वो ग्रासलैंड टेम्परेट फॉरेस्ट का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। माइनस टेम्परेचर पे आपको आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तो इस टेम्परेचर में हमें बारिश तो देखने मिलेगी नहीं, हमें क्या देखने को मिलेगा, स्नोफॉल देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ओके। तो 0 से नीचे, तो इसका तो स्नोफॉल मतलब स्नोफॉल वाला एरिया हो जाएगा वो। तो जो मेजर है कॉन्सेप्ट जो है उसमें ये है कि यदि आपको कोई भी बोलता है कि भाई 150 से 450 रेनफॉल हो रही है और टेम्परेचर जो है दैट इज़ अराउंड, हमने देखा था 20-25 के बीच का टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो वहाँ कौन सा बायोम देखने को मिलेगा, दैट इज़ आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको इसमें याद रखने होंगे, ओके। देन ऑन प्लैनेट अर्थ, हमारी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट, लेकिन हम क्लियर है, हम अब मतलब पूरा बायो हमारा ख़त्म हो रहा है, जूलॉजी भी ख़त्म हो रहा है, बॉटनी भी ख़त्म हो रहा है, तो हमने क्लियर देख लिया था कि लाइफ जो है
हर जगह ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। राजस्थान के डेजर्ट में भी लाइफ देखने को मिल रही है, रेन सोक्ड या ड्रेंच्ड मेघालय के फॉरेस्ट में भी, चेरापूंजी आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, डीप ओशन ट्रेंचेस में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जो केमिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एटीपी जनरेट करते हैं और उस एटीपी का यूज़ करते हैं अपने लिए फूड फॉर्मेशन में, फोटोसिंथेसिस में नहीं, मतलब फूड सिंथेसिस में, ठीक है। टोरेंशियल स्ट्रीम हो गया, परमाफ्रॉस्ट एरिया, स्नो लेडन, ठीक है, पोलर एरियाज हो गए, हाई माउंटेन टॉप्स में भी है, थर्मल स्प्रिंग में भी है, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट में भी है, इवन हमारे इंटेस्टाइन में भी अच्छे खासे मतलब बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट है। तो यानी हर जगह लाइफ ने अपनी एग्जिस्टेंस को मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग एडेप्ट होकर के अर्थ के हर जगह में हमें लाइफ देखने को मिल रही है। इवन अवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। और उसका रीज़न यही है क्योंकि इतना टाइम मिला है, जो इन्वायरमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग लाइफ एडजस्ट होती गई है, ठीक है। Then what are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat? मतलब इतनी सारी हैबिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। हम ये अभी जस्ट इसके पहले वाली जो स्लाइड में हमने देखा कि कहाँ कहाँ हमें लाइफ देखने को मिल रही है। तो इतने सारे हैबिटेट क्यों बन पा रहे हैं? क्योंकि कहीं पे भी किसी भी जगह को टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल ये अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना के बराबर हो रहा है। तो ये वाइड वैरायटी के हमें हैबिटेट्स देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनमें उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है और इसी वजह से वो सर्वाइव करने में कैपेबल हो जाते हैं। The physiochemical या abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely। तो सिंपल है, इनका कहना है कि वो तो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का हैबिटेट बना रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर रहना चालू करते हैं तो हम भी उस हैबिटेट को अल्टर करते हैं, हम भी उस हैबिटेट को अल्टर मतलब चेंज करेंगे, ये चीज़ है। यही लाइन है, द फिजियोकेमिकल कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो लाइक पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड competitors of the organism with which they interact constantly। okay, तो सभी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व एडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। कितनी भी एक्सट्रीम हैबिटेट हो वहाँ के अकॉर्डिंग एडेप्ट होकर के ऑर्गेनिज्म ने वहाँ पर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना सीख लिया है। मेजर एबायोटिक फैक्टर, तो अब हम पहले ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा, हमें चार देखा है, दैट इज ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन बायोम। तो अभी हम ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर हैं। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिंपल सा कई जगह क्वेश्चन हमने डीपीएस में भी सॉल्व किया हुआ है। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को ऑपरेट करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमें मालूम है कि हर मतलब मतलब हर एक एंजाइम एक ऑप्टिमम रेंज पर बेस्ट फंक्शन करता है और मिनिमम और मैक्सिमम में भी काम करता है, लेकिन उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन्स। तो यदि हम ये अर्थ बनाते हैं तो जो अर्थ के बिल्कुल बीच से लाइन क्रॉस होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इधर नॉर्थ ले लिया, इधर साउथ ले लिया, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब ये जो इसके हॉरिजेंटल हम लाइंस खींच रहे हैं ये लैटिट्यूड है। यहाँ पर वही मैंने बोला 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 66.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये यहाँ पर 90 डिग्री पर पोल है। सेम इस साइड साउथ पोल के लिए जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में दैट इज ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी जो हम इस साइड हो जाते हैं, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो जाते हैं। ये जो है जब हम यहाँ इक्वेटर पे हमने देखा बहुत गर्मी पड़ रही क्योंकि हमने सन को यहाँ बिल्कुल इक्वेटर के सामने करवा देते हैं, तो ये सनलाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, इसलिए इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है। और
यहाँ पे देखो ये पोल है, या दूसरा इधर है टेम्परेट रीजन है या पोलर रीजन है, तो वहाँ स्लांटिंग लाइट पड़ रही है, जिसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ 23.5 तक ट्रॉपिक है, एंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें इसी जोन में देखने को मिलती है, दैट इज 23.5 साउथ, 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो अमेजॉन फॉरेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, दे आर, ये जो है इसी इसी एरिया में आएंगे। अब द एवरेज टेम्परेचर यही चीज बोल रहा है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड का इम्पैक्ट क्या देखा हमने, जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। हम किसका रोल पढ़ रहे हैं अभी? टेम्परेचर का रोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया, एक तो लैटिट्यूड 0 से 90 डिग्री मूव करने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा हम आल्टीट्यूड बढ़ाते जाएं, डिक्रीज बोला शायद मैंने, लैटिट्यूड इंक्रीज होता जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। आल्टीट्यूड इंक्रीज करते जाओ, जैसे लाइक ये अर्थ है, ठीक है, ये मान लो 23.5 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री है। ओके, लेकिन मैं यहाँ से एक माउंटेन निकाल देती हूँ, तो यहाँ माउंटेन, जैसे हम शिमला किसमें, हमारे मतलब शिमला जो है उसकी यदि हम लैटिट्यूड देखें तो वो ट्रॉपिक वाले मतलब ट्रॉपिकल एरिया में के ही टेम्परेट आ जाता, ऊपर हो जाते हैं वो। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो टेम्परेचर यदि उतने ही उसी लैटिट्यूड जिसमें शिमला है उसी लैटिट्यूड के टेम्परेचर को देखें, तो शिमला क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पर है या मनाली हाई अल्टीट्यूड पर है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सेम लैटिट्यूड वाली जगह पर। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ से मैंने माउंटेन ऊपर किया तो लैटिट्यूड तो उसका भी 23.5 डिग्री ही आया ना, जो भी जगह का मैं ले रही हूँ, लेकिन उसका अल्टीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, तो हाई अल्टीट्यूड होता है तो टेम्परेचर अगेन कम हो जाता है। तो ये हुआ, देन इट रेंजेस फ्रॉम सब, हाँ अब सॉरी, ठीक है, तो माउंटेन टॉप पे हाई अल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होता है, हाई लैटिट्यूड पे भी टेम्परेचर कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। तो जो इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो, टेम्परेचर की बात कर रहा है, पोलर एरिया में माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, एंड हाई अल्टीट्यूड और पोलर एरिया में ये सब जीरो चला जाता है, जबकि ट्रॉपिकल डेजर्ट में इसका टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। There are, however, unique habitats such as thermal spring and deep sea hydrothermal vent where average temperature exceed ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सिंपल है, जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, समुद्र के अंदर जो दरारें हैं, वहाँ पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू अपनी लाइफ मतलब अपनी लाइफ को परफॉर्म करते हैं। वैसे ही जो थर्मल स्प्रिंग है, ये मैंने देखा हुआ है, मतलब मेरे फादर की पोस्टिंग होती रहती थी बेसिकली एमपी में थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो हम लोगों की पोस्टिंग अंबिकापुर सरगुजा में थी। तो सर्च करिएगा आप, तातापानी एक जगह थी, तो उस समय तो बहुत छोटे थे, 7-8 साल के रहे होंगे, उस समय केमिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़े, मालूम ही नहीं था कि केमिस्ट्री का सी क्या होता है। बट हम लोग वहाँ जाते थे घूमने, तो लोग बाग वहाँ पे मतलब एक तो बोलते थे कि स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती है, एक ये सुनने में पड़ता था वहाँ के पानी से, और दूसरी चीज़ कई लोग वहाँ पर पोटली में मतलब एक कपड़े में चावल बांध करके उस स्प्रिंग में छोड़ देते थे, और थोड़ी देर में वो चावल कुक हो जाता था, ठीक है, पक जाता था। तो मतलब उस समय जब ये सारी दुनिया की चीज़ें नहीं मालूम थी, केमिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं मालूम था, तो इतने सरप्राइजिंग होता था कि कैसे हो रहा है, ऐसे बुलबुले उठते रहते थे। तो वो सिंपल है, वही सल्फर वाली रिएक्शंस के कारण थर्मल स्प्रिंग में वहाँ पर ये होता था। तातापानी जगह का नाम है, ठीक है, नाम से क्लियर है, ताता यानी गर्म होता है। ठीक है, देयर आर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर यही फिर लिखा है उन्होंने, तो मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होता है। सपोज मैंगो जो है हमारी कंट्री का प्लांट है, हम सोचें कि उसको पोलर एरिया में ग्रो करा दें तो वो नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, वैसे स्नो लेपर्ड को हम सोचें कि हम अफ्रीका में ले जाएं या हम इंडिया में ले आएँ, तो स्नो लेपर्ड यहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते। टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन। तो टूना फिश जो है
वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ही रहेगी, दैट इज इक्वेटर के आसपास ही ये ट्यूना फिश हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप इनको याद रखिएगा, यही क्वेश्चन में होंगे, आपके पेपर में यही क्वेश्चन बन के दिखाई देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बोला है कि हम 2 और ढाई क्वेश्चन की एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हर टॉपिक से, और इतने 10-10 12-12 पेज के एक टॉपिक है, तो क्या एग्जामिनर को 2 क्वेश्चन नहीं मिल सकता क्या? तो इसलिए हर एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स हैं, छोटी सी भी चीज़ लिखी हुई है जो आपको कई बार लगे कि नहीं इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी उसको पढ़िए आप। Then significance of temperature to living organism that it affect the kinetics of enzymes, सिंपल सा है। मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम पर टेम्परेचर का इफेक्ट हमें अच्छे से ग्राफ हम देखते हैं। ठीक है, ऊपर बनाते हैं फिर उसको डाउन कराते हैं, बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो एंजाइम जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, और उस पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर हम 2 टर्म पढ़ते हैं, यूरी थर्मल, यूरी हैलाइन, ये सब पढ़ेंगे। तो यूरी यानी जो एक लार्ज रेंज टेम्परेचर की टॉलरेट कर सकता है, स्टीनो यानी नैरो रेंज, थोड़ा सा ही, मतलब सपोज मैं बोलूँ 5 से 15 डिग्री टेम्परेचर के बीच सर्वाइव कर रहा है, जबकि जो यूरी थर्मल होगा वो 5 से 45 के बीच सर्वाइव करेगा, एक लॉन्ग रेंज उसके सर्वाइवल के लिए अवेलेबल है। जबकि जो स्टेनोथर्मल होते हैं उनके लिए एक नैरो रेंज होती है। हम देखते हैं यूरी थर्मल, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरी थर्मल। ठीक है, स्टेनोथर्मल, a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature such as organism are called stenothermal. Again, eurythermal, a few organism can tolerate. यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप? few, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? vast. मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलते हैं? स्टीनोथर्मल देखने को मिलते हैं। मैंने बोला ना छोटी सी चीज है, और यहाँ पे फ्यू यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म आपको कम देखने को मिलेंगे स्टीनोथर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये टर्म क्लियर है। यूरीथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, स्टेनोथर्मल जो है स्मॉल रेंज ऑफ मतलब कम टेम्परेचर बैंड में ही आप वो सर्वाइव कर पाते हैं। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम यूरीथर्मल हैं, हमें मालूम है कि क्योंकि हम होम्योथर्मिक हैं, तो हम पोलर रीजन में भी जा करके रहते हैं, जो टेंट अंटार्कटिका में रह रहे हैं। ठीक है, हम इक्वेटर पे भी रह रहे हैं, तो हम यूरीथर्मल हैं क्योंकि होम्योथर्मिक है। उसका मेजर रीजन बर्ड्स एवीज एंड मैमल्स जो हैं वो होम्योथर्मिक है, तो वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने में कैपेबल है। टेम्परेचर गिर रहा है तो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस ऑपरेट होगी, गर्मी जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, और टेम्परेचर को वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आया जाएगा। तो द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज हाँ, तो जैसे ये तो मैंने पढ़ लिया था कि हमें मालूम है कोई 5 से 15 डिग्री टेम्परेचर के बीच ही सर्वाइव करेगा, तो उसको हम टेम्परेट रीजन में रख सकते हैं या हाई ऑल्टीट्यूड में रख सकते हैं। एक जो है एक स्टेनोथर्मल है, वो 30 से 40 डिग्री के टेम्परेचर पर रहेगा, तो हमें उसको एक सब ट्रॉपिक रीजन में ही रखना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव करेगा। तो हमने क्लियर देखते हैं कि टेम्परेचर किस टाइप का है, वो वहाँ की वेजिटेशन और वहाँ के एनिमल टाइप को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है लार्ज एक्सटेंस ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल? तो यूरीथर्मल में होम्योथर्मिक जो होंगे वो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर यूरीथर्मल प्लांट में कोनिफर्स को देखिए तो हाई अल्टीट्यूड में भी रहते हैं, टेम्परेट में भी रहते हैं। आप इधर पे भी हम पाइनस साइकस ग्रो करा लेते हैं, ट्रॉपिक्स में भी। ठीक है, स्टेनोथर्मल पोइकिलोथर्मिक जो है, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, पोइकिलोथर्मिक, ये हम बात करेंगे। स्टेनोथर्मल ऑर्किड, बोगेनविलिया जैसे प्लांट जो होते हैं वो कम रेंज को ही सर्वाइव कर सकते हैं। ऑर्किड जो होते हैं टेम्परेट या हिली एरियाज में हमें देखने को मिलती हैं। अभी हमने यहाँ पर 2 टर्म यूज़ किया, होम्योथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, तो होम्योथर्मिक जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जैसे हम हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। ठीक है, 37 डिग्री से 37.8 डिग्री तक का सेंटीग्रेड में बोल रही हूँ, तो इसके बीच में रहता है। तो सपोज बाहर का टेम्परेचर विंटर में ठंड होने लगी, बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो हमारी बॉडी जो है शिवरिंग होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, इसके थ्रू हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी और मेंटेन रखेगी 37 डिग्री पर।
ठीक है। जबकि पोइकिलोथर्मिक जो होते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, वो एम्बिएंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बाहर का 2 डिग्री तो उनको भी 2 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, पोइकिलोथर्मिक मेंटेन नहीं कर पाते। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी वो बॉडी हीट अंदर अपनी मेटाबॉलिज्म से जनरेट करते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि ठंड है तो शिवरिंग लाएंगे, जब मतलब कपकपी आने लगती है ठंड में, तो वो एक एक्सरसाइज है, वो एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह के कारण हीट जनरेट होती है। इसके पहले रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में बहुत सारी मतलब हमने देखा था 35% ही 686 किलो कैलोरी का हम एटीपी में कन्वर्ट करवा पाते हैं। ठीक है, बाकी जो हीट के रूप में जाती है। तो ये जो शिवरिंग की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस से हीट जनरेट किया जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है। बहुत गर्मी है तो स्वेटिंग चालू हो जाएगी, स्वेटिंग होगी तो हीट जो है, जो एनवायरमेंटल हीट है, वो इसको इवेपोरेट करने में यूज़ होगी। तो स्वेटिंग, हमने पानी मतलब स्वेट निकाला और वो गर्मी हमें गर्म करने के बजाय स्वेट को इवेपोरेट करने में यूज़ हुई। तो ये सब हमारी जो प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हम एंडोथर्मिक हैं, यानी हम जो है अपने अंदर से ही हीट जनरेट करते हैं या अंदर से ही हीट को रेगुलेट करते हैं। जबकि जो एक्टोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक जो होते हैं एक्टोथर्मिक होते हैं, वो खुद अंदर से, जैसे अभी हमने देखा कि ठंड हो रही है, बाहर 2 डिग्री है, तो हमने अपना वापस टेम्परेचर 37 मेंटेन रखा। ये कोई जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ 2 डिग्री है, वो क्या करेंगे, ऐसी जगह घुस जाएंगे जहां उनको हीट मिलने लगे। ठीक है, तो वो होता है। बहुत ठंड पड़ रही है, जा करके धूप सेकने लगेंगे, जिसमें लिजर्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हैं। तो पोइकिलोथर्मिक, एक्टोथर्मिक होते हैं, वो उनका पोइकिलोथर्मिक यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, एम्बिएंट के अकॉर्डिंग उनके बॉडी का टेम्परेचर वेरी होता रहता है। एक्टोथर्मिक होते हैं क्योंकि उनको इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा है, तो ठंड है तो उनको हीट चाहिए, तो वो बाहर से हीट लेंगे, सन हीट ले रहे हैं वो, या कहीं ऐसे केव में घुस जा रहे हैं। ठीक है, और जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से ही हीट जनरेट कर रहे हैं, एंडोथर्मिक है। एंडो अंदर से ही हीट जनरेट करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, देन in recent year, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. If this trend, that is global warming के लिए बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट मालूम ही होगा कि ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। जब सनलाइट आ रही है तो इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है, मतलब हाई एनर्जी है। जब ये अर्थ से टकरा के लौटेंगी तो ये लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या मीथेन के मॉलिक्यूल्स हुए, ये जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेस है उनको तो आने देते हैं, लेकिन जब ये अर्थ से टकराएगी तो हीट लूज करेगी, एनर्जी लूज करेगी, और ये लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब के मॉलिक्यूल्स है ना, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जो भी है ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। या तो इनको सीधे चले जाने देती तो कोई दिक्कत नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड कितना भी बढ़ता रहता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लेकिन ये क्या कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण अर्थ की जो केसिंग है, मतलब एटमॉस्फेयर है जो उसकी केसिंग है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नॉर्थ और साउथ पोल में जो परमानेंट स्नो बना हुआ है, ग्लेशियर्स हैं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये मेल्ट हो रहे हैं। और ग्लेशियर को इतने उतने से तो होते नहीं कि थोड़े से मेल्ट हो गए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके कारण क्या होगा, ये जितने भी समुद्र हैं उनका वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। वाटर लेवल बढ़ता जाएगा तो रहने की प्रॉब्लम तो एक है कि मतलब जो जितनी भी कोस्टल सिटीज़ हैं, लाइक मुंबई हुआ या कोई भी कोस्टल सिटीज़ हैं, उनके डूबने का खतरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर लेवल राइज हो रहा है। देन एंड एक्चुअली आज से यदि हम 15 साल पहले पढ़ते थे ना, तो हमें ये टेम्परेचर मतलब मैं उस समय भी पढ़ाती थी, अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो लेकिन अब हम ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके हैं। टेम्परेचर इतना रेज होता है, ये जो बिल्कुल टोरेंशियल रेन हो जाएगी। पहले पूरे बारिश में 3 से 4 महीने धीरे धीरे बारिश होती रहती थी, अभी एक ही दिन में पूरी बारिश हो जाएगी। एक दिन में पता चला 70 सेंटीमीटर हो रही है, इस तरीके से। मतलब जो मुंबई वगैरह की रेनफॉल हुई है,
या केदारनाथ वाली चीज़ें देखें तो वो अपने आप में बताती है कि वास्तव में जो सीजन्स मतलब जो ये पैटर्न है वो वास्तव में चेंज हो चुका है। एक समय हम पढ़ते थे, नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीशीज टू बी अफेक्टेड? डेफिनेटली ये अफेक्ट करेगा ही। या तो वहाँ रहने वालों को एडेप्ट होना पड़ेगा या फिर वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे पास दो चीज़ रहती है, या तो एलिमिनेट हो जाओ या एडेप्ट हो जाओ। ठीक है, देन water is another the most important factor influencing the life of organism। एक सेल में 70 से 90% वाटर होता है, तो वाटर तो आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, क्योंकि मैक्सिमम कंपोजिशन हमारी सेल का वाटर ही है। It is availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible for organism to live there। ठीक है, डेजर्ट में मैंने आपको बोला कि डेजर्ट में हाई टेम्परेचर नहीं, इट्स रेनफॉल, इट्स प्रेसिपिटेशन जो उसको डेजर्ट बनाती है। 25 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल वहाँ पर देखने को मिली थी हमें। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। जहाँ वाटर होगा वहीं पे प्लांट थॉरो ग्रो कर पाते हैं। डेजर्ट में इसीलिए नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि वहाँ वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी है। Organism living in ocean, lake and river should face many water related problem, क्योंकि जो यहाँ पर ऑस्मोलरिटी का चक्कर आ जाता है, क्योंकि वाटर सी वाटर जो है, समुद्र का जो पानी है वो खारा है, सलाइन वाटर है। तो यदि प्लांट के केस में तो ये उनके पास सेल वॉल है, तो लेकिन सेल वॉल भी है, लेकिन वो एग्जॉस्ट सेल वॉल एंडोऑस्मोसिस मतलब रप्चर को तो प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन श्रिंकेज को नहीं रोक सकती है। तो वो एक वहाँ पर भी, भले हम सोच रहे हैं समुद्र में पानी ही पानी है, लेकिन वहाँ पे भी जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट है, जो वहाँ रहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वहाँ का पीएच हुआ, केमिकल कंपोजिशन हो गया वाटर का, वहाँ वाटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हम बीओडी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट देखा था, तब बीओडी की इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं। ठीक है, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पार्ट्स पर 1000। ठीक है, जो इनलैंड वाटर है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, वो उसमें 1000 वाटर मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के होंगे, पार्ट पर 1000 बोल रहा है ना, पीपीटी बोल रहा है। ठीक है, सी में ये 30 से 35 के बीच होता है, और हाइपर सलाइन लगून जैसे गल्फ वगैरह होता है, उसमें मोर देन 100 होता है। तो मोस्ट सलाइन वाटर जो है आपको लगून्स में देखने को मिलेगा, एंड लीस्ट सलाइन वाटर, लीस्ट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें इनलैंड वाटर दैट इज फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। ओके, ब्यूरी हेलाइन, स्टेनो हेलाइन वही चीज़ है। ब्यूरी हेलाइन जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर पाएगी, स्टेनो हेलाइन जो लिमिटेड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर पाएगी। ऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। देन many freshwater animal cannot live for long in sea water and vice versa because of the osmotic problem they would face। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर एनिमल को यदि मैं समुद्र में रहने के लिए भेज दूं तो उनकी एक्सोऑस्मोसिस के कारण खत्म हो जाएंगे, और समुद्र वाले जो एनिमल हैं उनको मैं फ्रेश वाटर भेज दूं तो फ्रेश वाटर उनके लिए हाइपोटोनिक हो जाएगा और उनमें कंटिन्यूस एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन अमीबा के लिए जरूर पढ़ते हैं कि एक फ्रेश वाटर अमीबा को हमने सी वाटर में रख दिया तो क्या होगा, या सी वाटर एनिमल को हमने फ्रेश वाटर में रख दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने साइटोलॉजी में भी पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करो, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है अमीबा में। ठीक है, तो ये नहीं है, फ्रेश वाटर हैं तो फ्रेश वाटर एनिमल का एडेप्टेशन फ्रेश वाटर के लिए है, मरीन वाटर जो है उनका एडेप्टेशन मरीन वाटर के लिए है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो यदि फ्रेश वाटर को आप सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे तो एक्सोऑस्मोसिस वाली ऑस्मोलरिटी डिफरेंस, समुद्र का पानी हाइपरटोनिक हो जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस की प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ेगी। और यदि यहाँ पर रख देंगे समुद्र वाले को, यदि हम फ्रेश वाटर में लाएंगे तो फ्रेश वाटर जो है, रिवर का वाटर जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो उनको एंडोऑस्मोसिस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऑस्मोलरिटी डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, और अब इसके बाद लाइट, सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज
available as a source of energy. It indicate the importance of light for living organism. पूरी जो वर्ल्ड की पूरे ऑर्गेनिज्म है वो उनका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी है, ठीक है। सिर्फ आप वो जो हाइड्रोथर्मल वेंट में रहते हैं, जो समुद्र के जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उनको छोड़ दो तो बाकी जो पूरी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। Many species of small plant, herb and shrubs growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy tree। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो हैं, यहाँ यदि आप रेन फॉरेस्ट में देखेंगे तो वेरियस स्ट्राटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कई लेयर। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से एक पूरी कैनोपी बना लेते हैं, मतलब पूरा छायादार एरिया बन जाता है, जिसके कारण यहाँ के पौधों को बहुत कम सनलाइट मिलती है। तो ये स्कियोफाइट्स होते हैं, और स्कियोफाइट्स हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो कम सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होंगे। इसको हमने फोटोसिंथेसिस में भी देखा था कि इनकी क्वांटम यूनिट में नंबर ऑफ क्लोरोफिल मतलब यूनिट्स को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो जिससे कि वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कम सनलाइट में भी जो भी पड़ रही है उनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering। हमने photoperiodism भी पढ़ा है, LDP, SDP। LDP जब PFR एक्यूमुलेट होता है तो LDP फ्लावरिंग करते हैं, जब PR एक्यूमुलेट होता है तो SDP फ्लावरिंग करते हैं। नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स भी जो सीजनल ब्रीडर होते हैं वो भी फोटो पीरियड्स पर डिपेंड करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर बायोकेमिकल की सिंथेसिस होगी, कुछ हार्मोन की सिंथेसिस होगी एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड के आने पर, और फिर वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। फॉर मैनी एनिमल टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन as cues for timing their foraging, reproduction and migratory activity। ठीक है, तो लाइट पीरियड जो है, फोटो पीरियड जो है माइग्रेशन के लिए सिंपल है। जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, टेम्परेचर डाउन होता है, लाइट पीरियड को वो सेंस करते हैं और वो माइग्रेट होकर के आ जाते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, केवलादेव नेशनल पार्क में, बर्ड सेंचुरी में, ठीक है। तो ये सब कैसे, इतने साइबेरियन क्रेन्स जो माइग्रेट होकर के आ रहे हैं तो वो सीजनल वेरिएशन से ही इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। ठीक है, जहाँ लाइट पड़ेगी, लाइट यानी फोटॉन्स, फोटॉन यानी हीट पैकेट्स, ओके, तो लाइट है तो यानी टेम्परेचर वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ओशन में 500 मीटर से नीचे, ठीक है, द एनवायरमेंट इज परपेचुएट डार्क, अंधेरा ही रहता है वहाँ, एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। वो उनको मालूम ही नहीं है इतना, मतलब 500 मीटर नीचे चले जाओगे समुद्र में तो वहाँ डार्क रहेगा, लेकिन वहाँ पे भी फूड सिंथेसिस हो रही है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, और इस एनर्जी को वो यूज़ अपने, इस एनर्जी का यूज़ अपने फूड के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो वेयर इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the color component of the visible spectrum are available for marine plant living at different depth of ocean। 500 मीटर से नीचे तो हमने बोला डार्क है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर यदि हम देखें तो UV लाइट को छोड़ दो, जो विजिबल रेंज है तो उसकी जो हाई एनर्जी वेवलेंथ होंगी, विबग्योर देखते हैं, रेड जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चली जाती है, VIBGYOR विबग्योर में। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो पानी को पेनिट्रेट करती हैं, और लॉन्ग वेवलेंथ जो होती हैं वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, समुद्र के बहुत अंदर तक नहीं घुस पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। तो रेड एल्गी जो होती है, जो रोडोफाइसी जो होती है, वो डीप सी में, मतलब वो नहीं 500 मीटर से नीचे नहीं, 500 मीटर से ऊपर ही, 500 मीटर से नीचे तो हमने बोला कि वो वहाँ सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं होती।
अप टू 500 मीटर तक सनलाइट पेनिट्रेट हो रही है। तो यदि यहाँ पे ये 500 मीटर नीचे हो गया तो इसके ऊपर यहाँ पर यदि हम कोई एल्गी को देखते हैं तो वो रेड एल्गी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो R फाइकोइरिथ्रिन और R फाइकोसाइनिन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कि रेड एल्गी क्यों ग्रो कर पाती हैं डीप सी में, क्योंकि उनमें R फाइकोइरिथ्रिन एंड R फाइकोसाइनिन होती है जो शॉर्ट वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी विजिबल रेंज की शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होती हैं। ओके, दैट्स व्हाई वो कैपेबल होती हैं डीप सी में ग्रो करने के लिए, क्योंकि उनको भी तो फोटोसिंथेसिस करना है और उनको ये वो एडेप्टेशन दिया गया, उनके पास ये पिगमेंट्स हैं तो जिसकी वजह से वो कर लेती हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेस। इसके बाद हम थोड़ा सा जो लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफाउंडल जोन, बेंथिक जोन जो है, लाइट का ही किया था तो अभी यहीं कर लेते हैं उसको। ठीक है, यदि हम देखते हैं एक लेक देखते हैं, एक झील देखते हैं, तो ये जो कोस मतलब इसका जो ये झील है, जैसे एक बाउल शेप ले लिया, ये सॉइल है, यहाँ पर ये सॉइल है, ये पूरा वाटर है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो इल्यूमिनेटेड है, सनलाइट पड़ रही है, ये वाला जो है वो लिटोरल जोन है, जो किनारों पर होता है। पूरा ऐसे लो तो पूरे किनारे जो हुए वो लिटोरल जोन है, और ये बीच का जहाँ जो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं है लेकिन लाइट पड़ रही है उसको हम लिम्नेटिक जोन कहते हैं। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर जहाँ लाइट, जहाँ प्रोफाउंडल जोन हो गया, लिम्नेटिक जोन में तो जू प्लैंक्टन भी है, फाइटोप्लैंक्टन भी है, क्योंकि लाइट अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोफाउंडल जोन होता है, फिर इसके नीचे बेंथिक जोन होता है। तो आप लोग सिंपल सा बस इतना याद रखिए, यदि हम लाइट की पॉइंट ऑफ व्यू से लेक को स्ट्राटिफाई कर देते हैं, मतलब उसको लेयर्स में डिवाइड करते हैं, तो लिटोरल जोन है ये, ठीक है, जो सॉइल के कांटेक्ट में है। लिम्नेटिक जोन, लाइट तो दोनों में ही लाइट पड़ रही है, लिटोरल में भी पड़ रही है, लिम्नेटिक में भी पड़ रही है, लेकिन ये सॉइल के कांटेक्ट में नहीं है। फिर उसके नीचे जो होता है प्रोफाउंडल होता है, और सबसे नीचे जो होता है बेंथिक होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, इट टेक प्लेस इन लिम्नेटिक जोन। ओके, तो ये लाइट की पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्राटिफिकेशन होता है। टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये होता है इपीमिलियन, फिर ये होता है मेटामिलियन, और ये हाइपोमिलियन। ठीक है, तो इपीमिलियन का टेम्परेचर जो होगा हाईएस्ट होगा, मेटा का हाई मतलब सबसे हाइपो जो है उसमें सबसे कम टेम्परेचर होगा, अराउंड 4 डिग्री के करीब का रहता है, 0 नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मेटामिलियन का इन दोनों के बीच का हो जाता है। तो ये मिलियन जब टर्म यूज होता है, इपी, मेटा एंड हाइपो, दैट इज टेम्परेचर के लेवल पर स्ट्राटिफिकेशन है। लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफाउंडल एंड बेंथिक जो है वो लाइट के लेवल पर वाटर में हम स्ट्राटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, अब हम आए हैं सॉइल पे। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस क्लियर है, क्योंकि सॉइल से सभी मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं, फिर प्लांट ही हैं जो हमें फूड बना करके दे रहे हैं, और उस जो सोलर लाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है, सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन है, उस पर तो पूरी दुनिया घूम रही है। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस इस तरीके से आप समझिए कि वो भी बहुत ज़्यादा है। So the nature and property of soil in different places vary. It depend on the climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary, और how soil development occur. ठीक है, तो सॉइल की बात करते हैं, तो हम एक क्ले, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्ले सॉइल है, देन लूमी सॉइल है। लूमी सॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो ग्रेन साइज की बात करते हैं तो ग्रेवल, कोर्स एंड फाइन कोर्स सॉइल, कोर्स, देन फाइन सैंड हुआ, ठीक है, सिल्ट हुआ, और फिर उसके बाद फिर से मैं लिख रही हूँ ग्रेवल, देन सबसे बड़ा साइज जो होता है पार्टिकल्स का ग्रेवल में होता है, फिर कोर्स हो गया, फिर फाइन सैंड हो गया, फिर सिल्ट हो गया,
फिर क्ले हो गया। तो साइज में देखो तो ये डिक्रीजिंग साइज में जाएगा, तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं मेंशन किया हुआ है, तो साइज़ पे मत जाओ, बस इनका ऑर्डर याद रखो कि सबसे बड़े पार्टिकल्स यदि हम सॉइल में देखते हैं तो ग्रेवल के होते हैं, फिर कोर्स के होते हैं, फिर फाइन सैंड के होते हैं, फिर सिल्ट के होते हैं, फिर क्ले के होते हैं। सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की होती है, और बेस्ट सॉइल जो ग्रो करने के लिए होती है वो लूमी सॉइल होती है। ठीक है, लूमी सॉइल इसलिए होती है क्योंकि इसमें 1 पार्ट क्ले का होता है, 2 पार्ट जो है सिल्ट का होता है, और 2 पार्ट जो होता है सैंड का होता है। ठीक है, तो ये जो है, और सैंड और सिल्ट की प्रेजेंस होने के कारण इनकी मतलब इसमें एरिएशन भी प्रॉपर होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो इतने फाइन होते हैं कि वो क्लम्ड हो जाते हैं, तो इसमें एयर बिल्कुल नहीं रह पाती, तो यहाँ पर एरिएशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि लूमी जो बनाते हैं मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उस वो जो होती है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी आ जाती है, और इसमें प्रॉपर एरिएशन भी होता है, क्योंकि सॉइल को एरिएटेड होना जरूरी है, क्योंकि रूट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब इसके बाद यदि हम सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं, तो सॉइल प्रोफाइल में हम 4 जोन देखते हैं, ए, बी, सी और डी। तो डी जो होता है वो तो पेरेंटियल रॉक होता है। सॉइल किससे बनती है? वीदरिंग प्रोसेस से बनती है। ये जो रॉक है, यही टुकड़े जब सक्सेशन में हम पढ़ते हैं कि लाइकेंस केमिकल रिलीज करते हैं और फिर इसकी वीदरिंग होती है, ये टूटता है, और इसी जब बेड रॉक जो है, जो रॉक है, उसका टूटने की प्रोसेस जिसको हम वीदरिंग बोल रहे हैं, उससे सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस पीडोजेनेसिस, स्टडी ऑफ सॉइल पीडोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये तो बेड रॉक हो गई, ये रॉक हो गई। फिर इसके बाद जो है ये वीदर्ड सब्सटेंस है जो थोड़े टुकड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये बी होराइजन है, और ए होराइजन जो होता है, ए होराइजन में देखें तो ये टॉप सॉइल कहलाती है। टॉप सॉइल कहलाती है। सबसे ऊपर यहाँ पर लिटर होगा, लिटर यानी डेड एनिमल और प्लांट्स के डेड पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ह्यूमस होगा। तो ह्यूमस और लिटर में डिफरेंस ये, लिटर यानी सपोज जस्ट पत्तियाँ गिरी, इसको ले लो, और पत्तियाँ जब डिग्रेड होंगी, जब उनका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है तो वो ह्यूमस बनाती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हो जाएगी। तो ये लिटर, ह्यूमस, ठीक है, और फिर ये जो है हमें ए होराइजन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद बी होराइजन है, उसके बाद सी होराइजन है, उसके बाद डी होराइजन है। बी होराइजन में जो रहेगा, यहाँ पे भी मिनरल्स देखने को मिलेंगे, बी होराइजन में भी यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ह्यूमिफिकेशन हो रहा है। जो लिटर है वो डिग्रेड होकर के ह्यूमस को फॉर्म कर रहा है, तो जो भी पत्तियों में जो भी एलिमेंट्स बचे हुए थे, या एनिमल बॉडी में जो भी बचे हुए थे, वो मिनरल साइक्लिंग की प्रोसेस के थ्रू सॉइल में रिलीज होते हैं। ठीक है, अब जब बारिश हुई तो ये जो मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स जो हैं ये बी होराइजन में भी आ जाते हैं। तो ए होराइजन में भी मिनरल्स देखने को मिलते हैं, बी होराइजन में भी मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमें ए होराइजन में देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर विदर्ड होकर के जो सॉइल बनी हुई है वो हमें सी होराइजन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो एलुवियल सॉइल जो होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है, बह के आई है, उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। लूमी सॉइल का जरूर याद रखिए, क्ले के लिए जरूर याद रखिए। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, लेकिन लीस्ट एरिएशन देखने को मिलता है। लूमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले, फाइन सैंड एंड सिल्ट, दैट्स वाई वो वाटर भी होल्ड कर पा रही है और एरिएशन भी रख पा रही है। ठीक है, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब जब वाटर की बात करते हैं तो सॉइल में जो वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जैसे मैंने यहाँ सॉइल में पानी डाला, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पैक्ट में वो परकोलेट हो गया, नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद उस परकोलेशन के बाद ये सॉइल ने जितना वाटर होल्ड किया है, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा, वो कैपिलरी वाटर होगा, वो कंबाइंड वाटर होगा। ठीक है, कैपिलरी वाटर यानी जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में जो कैपिलरी है वहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होगा कैपिलरी वाटर होगा, और कैपिलरी वाटर ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हाइग्रोस्कोपिक, जैसे ये एक चीज़ है, इसके चारों ओर बाउंड हो जाएगा,
तो ये इतने, इसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये रूट्स जो हैं इस वाटर को, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को खींच नहीं पाती, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। और केमिकली जो बाउंड वाटर होता है उसको हम कंबाइंड वाटर कहते हैं। तो वाटर जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है वो कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में हम देख रहे हैं कि कैपिलरी वाटर भी है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी है, एंड वन मोर दैट इज कंबाइंड वाटर भी है, ठीक है। लेकिन यूज कर पा रहे हैं दैट इज ओनली कैपिलरी वाटर। हाँ, इसके अलावा सॉइल का पीएच हुआ, मिनरल कंपोजिशन हुआ, टोपोग्राफी यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, स्लोप में पानी उतर के चला जाएगा, ठीक है। मान लो कहीं कभी भी आप माउंटेन को देखो तो माउंटेन में भी, ये माउंटेन है, ठीक है, तो पानी गिर रहा है तो ये तो वहां से रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको भी तो वाटर की डेफिशिएंसी ही हो रही है ना। तो यहाँ की सॉइल में वाटर भी, यहाँ की सॉइल में भले ही जो है पानी खूब गिर रहा है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन इन एनी एरिया। तो यहाँ पे भी जो प्लांट मिलेगा तो इनमें भी हमें जेरोफिटिक एडेप्टेशन ही देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने जब जिम्नोस्पर्म बताया था तो मैंने यही बोला था कि आप कभी जम्मू वम्मू जाओगे, वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हो तो आप वहाँ बहुत सारे पाइनस के देखोगे। तो पाइनस में हम पढ़ते हैं ना, निडल शेप लीव, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, तो वो है माउंटेन में उग रहे हैं, लेकिन क्योंकि पानी ऐसे बह के चला जाता है तो वाटर सेव करना उनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना एक डेजर्ट प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड। प्लांट और एनिमल दोनों को ही वाटर की अवेलेबिलिटी सपोर्ट करती है। कैंगरू रेट में कई सारे एडेप्टेशन है तो वो डेजर्ट में ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। तो जो भी यदि एक्वेटिक एनवायरमेंट में बात कर रहे हैं तो जो सबसे बॉटम, बेंथिक जो है सबसे बॉटम, समुद्र का सबसे जो तल होगा, वो जो होगा वहाँ पर उसको बेंथिक, वहाँ पर बेंथिक ऑर्गेनिज्म होंगे, तल पे रहने वाले, ठीक है। तो वहाँ की क्या, ये जो बेंथिक एनवायरमेंट है वहाँ पे क्या मिनरल है, क्या कंडीशन है, वो डिसाइड करेगी कि वहाँ पे क्या ऑर्गेनिज्म। अभी तो हम सब सॉइल की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे थे, तो एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी बॉटम में क्या कंडीशन है वो वहाँ के बेंथिक ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करेगी। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, अभी ये तो हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अफेक्ट कर रही हैं। अब हम क्या रिस्पॉन्स देंगे, मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज लाएंगे, फिजियोलॉजी में क्या चेंज लाएंगे, ओके, ये चीज़ देखना हमें। द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मैनी हैबिटेट में वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम। वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विथ स्ट्रेसफुल कंडीशन। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आप कैसे वहाँ पर किस तरीके, क्या आप ऐसा करते हो कि आप उस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट या हार्श चेंजिंग एनवायरमेंट को टॉलरेट कर पाते हो। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल। क्यों करता है मेटाबॉलिज्म, हमने देखा है, ठीक है। During the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permit all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species। तो होम्योथर्म के बारे में बोल रहा है कि होम्योथर्म ने एक कोशिश की और अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम एनवायरमेंट के टेम्परेचर और एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे बल्कि हम अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। यही बात बोल रहा है कि होम्योथर्म ने अपना एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को फिक्स कर लिया है, एनर्जी कॉस्ट पे किया है। इस चीज़ को इस एक 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बनाने के लिए हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी बहुत एटीपी खर्च करती है, बहुत एनर्जी करती है। तो सिंपल सा है, आपको कहीं ना कहीं तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बदले में ही तो कुछ आप पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। This constancy, for example, could be in term of optimal temperature and osmotic concentration of body fluid, ठीक है। हम तो अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो उनको टेम्परेचर से ज़्यादा उनको ऑस्मोलरिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने देखा फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा था,
ठीक है। दिस कॉन्स्टेंसी यानी एक इंटरनल बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। Ideally, then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment. A process internal environment को बना करके रखना homeostasis है, despite varying external environmental condition that tend to upset its homeostasis. वही बिल्कुल इसका सिर्फ एग्जाम्पल थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी भी ले लो, सेटिंग और शिवरिंग। कुछ भी एनवायरमेंट टेम्परेचर चल रहा है, हम कांस्टेंट टेम्परेचर अपनी बॉडी का बना करके रखते हैं, ये होम्योस्टेसिस है। सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म, हाँ अब ये एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि अभी जैसे गर्मी है, जिनके घर में भी एसी है, जिनके जो भी एसी में एसी कूलर ठीक है, या जिस भी तरीके से वो अपने अपने एम्बिएंट एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, सपोज एसी का ही एग्जांपल लेते हैं, वो 25 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, अपने घर में भी एसी चला करके रख रहे हैं, अपने कार में भी एसी चला करके रख रहे हैं, तो उनको कोई बॉदरेशन नहीं हो रहा। और एक बंदा है जो एक 48 डिग्री टेम्परेचर पर काम कर रहा है, तो यदि हम उनकी वर्किंग एफिशिएंसी देखेंगे तो उसको बहुत बॉदरेशन हो रही होगी जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो एसी चला करके अपने अपने एम्बिएंट एनवायरनमेंट को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहा है, तो वो बड़े ही कूलली काम कर पा रहा होगा। तो यही चीज होता है, कन्फॉर्मर एंड रेगुलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हियर द पर्सन होम्योस्टेसिस इज अकम्पलिश्ड नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्राफ है, इन टर्म्स को समझते हैं, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर। कन्फॉर्मर जो है वो पोई किलोथर्मिक हो गए, जो अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते हैं, एम्बिएंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रह रहा है। देखो ये एक्सटर्नल लेवल है और ये इनका इंटरनल लेवल है। एक टेम्परेचर का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ता गया, उनकी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वैसे इंटरनल, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी इसी के प्रोपोर्शन में चेंज हुआ। यहाँ पे ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का लेवल ये गया, टेम्परेचर का ले लिया, सपोज ये 5 डिग्री है तो ये 5 डिग्री, 10 डिग्री है तो 10 डिग्री, तो ये चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो कन्फॉर्मर होते हैं वो उनका बॉडी मतलब बॉडी का जो भी इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल, दैट इज एम्बिएंट इन्वायरमेंट, यानी उनके सराउंडिंग में जो माहौल है उसके हिसाब से चलता है। जबकि रेगुलेटर का आप देखो एक्सटर्नल लेवल चेंज होता जा रहा है, लेकिन वो अपना इंटरनल लेवल जो है एक कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं, इसको ना ही ऊपर कर रहे हैं ना ही नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड जो होते हैं वो पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। शुरू में वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट भी हो सकता है। शुरू में वो चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने कन्फॉर्मर का रोल किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया नहीं अब हम नहीं चेंज होंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये पार्शियल रेगुलेटर है। ये वाला एरिया रेगुलेटर है और ये वाला एरिया जो है कन्फॉर्मर है। क्लियर? तो कन्फॉर्मर जो होते हैं दैट इज वो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, उनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। जबकि जो रेगुलेटर होते हैं वो उन्होंने अपने अंदर की होम्योस्टेसिस को मतलब मेंटेन करके रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने देते हैं। शिवरिंग एंड स्वेटिंग, वैसोकंस्ट्रिक्शन विथ शिवरिंग एंड वैसोडाइलेशन विथ स्वेटिंग, ये सारा जो है रेगुलेटर, इस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो तीन हो गए, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर मतलब जरूर यही हुआ होगा, शुरू में कन्फॉर्मर ही रहे होंगे, फिर उसके बाद पार्शियल रेगुलेटर हुए होंगे, देन मैमल्स एंड बर्ड्स। वी आर रेगुलेटर, वी आर एंडोथर्मिक, वी आर होम्योथर्मिक, ठीक है। तीनों सब टर्म समय अभी क्लियर है। देन रेगुलेट, अब ये यही चीज है, इसको ही हम एक रीडिंग लेंगे। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगे, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेंगे, वो वेरी नहीं कराएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। Okay, some organisms are able to maintain homeostasis by physiological means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration. All birds and all mammals and a very few lower vertebrates. लोअर वर्टिब्रेट्स में आपको ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशन में देखना है, एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, ठीक है।
मैमल और बर्ड टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन सबके लिए हैं, जबकि वो जो है दैट इज़ लोअर वर्टिब्रेट्स में ऑस्मो रेगुलेशन हम देखते हैं। ये दैट इज़ यहाँ पर वही थर्मो रेगुलेशन, स्वेटिंग हुई तो पानी की स्किन पर मतलब स्वेट आया, ठीक है, जो हीट है एम्बियंट एनवायरनमेंट में, उस हीट ने हमें गर्म करने के बजाय इसको इवेपोरेशन में वो हीट यूज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कूलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका और इन द सहारा डेजर्ट। वही बोला कि हम अंटार्कटिका पोलर में भी रह पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो थर्मो रेगुलेशन है हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा। टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ठंड पड़ रही है तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो करके हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, शिवरिंग कराएगा और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे पोलर रीजन में भी मेंटेन करेगा, और सहारा डिजर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी वो थर्मो रेगुलेशन दैट इज स्वेटिंग और मोर एंड मोर वाटर ड्रिंकिंग के थ्रू वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो यही है कि हम क्योंकि थर्मो रेगुलेटर हैं या हम होम्योस्टेसिस को मतलब हम होम्योथर्मिक हैं, तो इस वजह से हम अपना क्योंकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इसलिए हम अर्थ में कहीं पे भी रह पाते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमन यूज। और हम अभी तो हम स्वेटिंग और शिवरिंग जो ह्यूमन के रिलेशन में, बट मैमल्स में भी और जो दूसरे मैमल हैं, शेर हैं, हॉर्स है, वो भी यही चीज़ करते हैं। वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely and cool down our body temperature. The resulting evaporating cooling, similar to what happened with a desert cooler in operation, bring down the body temperature. Evaporate होता जाएगा sweat और हम cooling experience करेंगे. Then in winter, when the temperature is much lower than 37 degree centigrade, environment का temperature 37 degree centigrade से नीचे जा रहा, we start to shiver, a kind of exercise which produce heat and raises the body temperature. इसके अलावा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो जो वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसके कारण हीट लॉस जो है रिड्यूस हो जाएगा। प्लांट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। एनिमल के केस में ही हम होम्योथर्मिक देखते हैं। एंड ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अब 99% जो है वो कन्फॉर्मर है, सिर्फ 1% के करीबन जो है वो रेगुलेटर हैं। क्यों नहीं उन्होंने डेवलप किया? क्योंकि मैंने बताया कि ये एनर्जी कंज्यूम करा करके हमने इस चीज़ को अचीव किया, और सारे ऑर्गेनिज्म रेडी नहीं थे, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी एजुकेशन ले लो और आगे की लाइफ को आप बहुत बढ़िया कर लो, और दूसरा है नहीं, हम तो खर्च नहीं करेंगे और छोटे छोटे इसमें हम ठीक है जो कंडीशन रहेगी देख लेंगे। मैं इसको इस चीज मतलब इररिलेवेंट है, बट एक चीज आप लोग भी आगे चल के सब बड़े होंगे, हमेशा याद रखना अपने अपग्रेडेशन के लिए इन्वेस्टमेंट को कभी मत रोकना, ठीक है। आप भले एक कोई अपनी लग्जरी चीज को अवॉइड कर लेना, लेकिन अपने अपग्रेडेशन नहीं सिर्फ मतलब अपग्रेडेशन का मतलब ये नहीं, मतलब एजुकेशन बस नहीं होता है। आपको लगता है कि आपको कोई आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड है, एक किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की या जिम की फीस, आपको लगता है नहीं यार इसमें नहीं खर्चा करना चाहिए, बट वो काफ़ी सही इन्वेस्टमेंट होता है यदि आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं। और डेफिनेटली क्योंकि मैं तो इस चीज़ को बहुत बिलीव करती हूँ। मैं मेरा बेटा अगले साल मतलब बाहर जाएगा अपने हायर एजुकेशन के लिए। मैंने उसको एक चीज़ बोला, भले ही थोड़ा सा कैसे भी अपना टाइम निकालो, ही इज़ वेरी गुड फुटबॉलर, लेकिन आपको खेलना है। तो एंड मतलब ये मैंने बिल्कुल कंपल्शन रखा है कि हाँ हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ जो है बाकी चीज़ें हम बाद मतलब कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार हेल्थ सफ़र कर गई ना तो बहुत मुश्किल होती है। तो मतलब ये तो दूसरी चीज़ है, बट हाँ अपने अपग्रेडेशन में हमें कभी भी जैसे रेगुलेटर नहीं किया कि हाँ कॉस्ट वाइज महंगी चीज़ है, लेकिन उन्होंने ये मैकेनिज्म को एडॉप्ट किया, उसका बेनिफिट क्या मिला, ये स्पीशीज अर्थ में कहीं पे भी रहने में कैपेबल है, ठीक है। तो को रिलेट करो क्या मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। Conformer, an overwhelming majority of animal and nearly all
plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with the ambient temperature. हमने देखा बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चेंज हो रहा, उनका बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट एंजाइम तो नहीं वो कर पाते ना, एक उसके बाद तो उनको एंजाइम की फंक्शनिंग खत्म हो जाती है. In aquatic animal, the osmotic concentration of the body fluid changes with that of ambient air, water osmotic concentration. These animal and plants are simply conformer. Considering the benefit of a constant internal environment to the organism, we must ask why this conformer had not evolved to become regulator. क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे, मतलब एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते थे. ठीक है. थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन था, क्योंकि उनका दूसरी और सारी चीज़ें थी. ये बाकी हमारा केस अलग है. अपग्रेडेशन का मतलब केवल एक एजुकेशन से नहीं होता, अपग्रेडेशन बहुत सारे एरिया में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है. ठीक है. और हाँ, ये हमारी सोसाइटी में बहुत गलत परसेप्शन है कि हम एजुकेशन को किसी भी बच्चे को डिफाइन करने के लिए, यदि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है ना, तभी बोला जाता हाँ वो बच्चा बहुत अच्छा है, जबकि कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई में भी थोड़ा सा इधर उधर है, उसमें दूसरी क्वालिटीज़ होंगी. तो एक परसेप्शन होना चाहिए ओवरऑल देखने का. अब आप कहीं पे भी सुन लो, जिसके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, दैट बोला जाए अरे उसका बच्चा बहुत अच्छा है. डेफिनेटली अच्छा है, ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो दूसरे बच्चे थोड़े बहुत कम ज़्यादा हैं, वो अच्छा कंपैरिजन जो होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ. तो परसेप्शन चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, हर चीज़ को डिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. This is particularly true for small animal like shrew and hummingbird. ठीक है. हीट लॉस और हीट गेन इज फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हम हीट गेन कर सकते हैं, उतना ही हम हीट लॉस कर सकते हैं. अब श्रीव या जो दूसरा कौन सा हमिंग बर्ड, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं. अब इनको हम पोलर एरिया में कर लें तो छोटे हैं, तो इनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है. तो यदि हम इन छोटे एनिमल को पोलर एरिया में रखेंगे तो इनकी बॉडी से कितना हीट लॉस होगा, और उसके कंपैरिजन में वो मतलब एक लिमिट तक ही तो एनर्जी जनरेट कर पाएंगे ना, जितना उनके पास सामान होगा उतना ही तो जनरेट कर पाएंगे. तो इसलिए क्या देखा जाता है कि जो भी श्रीव हमिंग बर्ड जो है वो पोलर, मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो पोलर एरिया में नहीं होते. यहाँ फिर से इस चीज़ को समझो, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इतना बड़ा सरफेस एरिया है, सनलाइट पड़ी तो हीट लॉस भी मतलब हीट गेन भी उतना ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर कम है तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा. ठीक है. श्रीव और हमिंग बर्ड ये दोनों मैमल्स हैं, मैमल्स और बर्ड हैं, इनमें होम्योथर्मिक हैं ये. लेकिन भाई कहीं पे भी होगा तो बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए भी तो उतनी चीज़ें जाना चाहिए. ये छोटे ऑर्गेनिज्म है तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. यदि हम इनको पोलर एरिया में रख देंगे तो हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, और फिर इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मतलब होम्योस्टेसिस बनाए रखना टफ हो जाएगा. इसलिए इनको ऐसे ऑर्गेनिज्म पोलर एरिया में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये है. एंड सिंस स्मॉल एनिमल हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, रिलेटिव स्मॉल एनिमल के पास लार्जर सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, they tend to lose heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat. होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, इसलिए उनको वहां पर रखा ही नहीं गया है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो सिंपल वहाँ पे यही देखा गया. बाकी जिन्होंने जो होम्योथर्मिक नहीं हुए वहाँ कॉस्ट एंड मेंटेनेंस को चेक किया गया, तो बोला गया नहीं हम कॉस्ट नहीं लगाएंगे. जो कन्फर्मर है उन्होंने बोला कि हम एनर्जी नहीं लगाएंगे, अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हम एनर्जी नहीं लगाएंगे, इस वजह से वो रेगुलेटर हैं. सम स्पीशीज हैव अ वर्ल्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्मर. पार्शियल रेगुलेटर की बात कर रहा है कि थोड़े टाइम तक तो वो रेगुलेटर रहते हैं, फिर उसके बाद वो कन्फर्मर हो जाते हैं. If the stressful external condition are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternative for survival. अभी partial regulator and conformer तो हमने permanently देखा. अब इसके बाद by the way थोड़े टाइम के लिए environment change हो रहा है. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए harsh condition आ रही, तब क्या ऑपरेट करेंगे इन लोग. ठीक है, ये चीज समझो इस चीज को कि हमेशा जो एग्जिस्टिंग है, जो एक चिरकालीन है, जो हमेशा रहता, उसके हिसाब से हमने पार्शियल रेगुलेटर, कन्फॉर्मर
एंड रेगुलेटर को देखा है। अब थोड़े समय के लिए यदि एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं, बहुत गर्मी है, हम हिल स्टेशन चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन है जो हम साइबेरियन क्रेन के केस में देखते हैं। जब साइबेरिया, दैट इज रशिया, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे फ्रॉम टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट to a more hospitable area and return when stressful period is over. Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to more hospitable, यानी जहाँ का environment ठीक ठाक है वहाँ पर move कर जाती हैं. Every winter, the famous Kevladev National Park in Rajasthan hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern region. ठीक है, तो ये माइग्रेशन जो है वो एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां से उस जगह से ही निकल के दूसरी जगह पर चले जाते हैं. देन सस्पेंड इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड. हाँ, जैसे हम कई सारे एनुअल प्लांट्स देखते हैं, जब बारिश हुई, फेवरेबल कंडीशन है, उस समय उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की और सीड बना करके छोड़ दिया. वैसे ही कई जो हैं बैक्टीरियाज वगैरह अनफेवरेबल सिचुएशन में थिक स्पोर बना करके रख देंगे. प्लांट्स के केस में भी हम ये देखते हैं, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये थिक वॉल फिर से जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बॉडी या नए बैक्टीरियाज को बना लेंगे. तो सिंपल है, सस्पेंड, ये जो पूरा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है एनवायरनमेंट में, उसको उन्होंने थिक वॉल्ड स्पोर के रूप में या सीड के रूप में क्रॉस किया. तो ये वही है, ठीक है, लेकिन अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया और अपने आप को स्पोर या सीड के फॉर्म में, थिक वॉल्ड स्पोर या सीड के फॉर्म में बना करके रख दिया. ठीक है, तो ये है कि मतलब इन्होंने एक परमानेंट नहीं वो डेवलप किया, उन्होंने बस ये कर लिया कि जब फेवरेबल कंडीशन है तब हम पूरा काम कर लेंगे, बाकी जब स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है, तो हमें मालूम है कि हमें किस टाइप से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर देना है. अब स्पोर है तो वो भी तो वही प्लांट ही है ना, वो स्पोर की फॉर्म में है, उसने सस्पेंड कर दी अपनी एक्टिविटी, जब फेवरेबल आएगा तो वो अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेगा. In higher plants, seed and some other vegetative reproductive structure serve as means to tide over period of stress beside helping in dispersal. तो यही बोल रहा है कि सीड डिस्पर्सल का काम तो करता ही है, साथ ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी अवॉइड करने का काम करता है. बहुत अच्छे से लाइन लिखी रहती है एनसीईआरटी में, कितने अच्छे से उसने ये दो सीड की इंपॉर्टेंस को बताया है कि सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मीन्स टू tide over period of stress beside helping in dispersal. ठीक है, ओके. दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन. जैसे हम ट्यूबर, राइजोम को भी देखते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जो अनफेवरेबल सीजन है तो उस फॉर्म में बने रहते हैं. दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी. In animal, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. अब माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, तो बेयर का जो हम देखते हैं, भालू का देखते हैं, तो वो हाइबरनेशन में चला जाता है. एक्सट्रीम ठंड पड़ने वाली है, वो अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेगा और केव्स वगैरह में जाकर के बैठ जाएगा, क्योंकि वो उतने टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो वो उस समय से अलग हो जाता है. ये लिख रहा है. इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, जैसे भालू माइग्रेट नहीं कर पा रहा है, अवॉइड द स्ट्रेस, ये अनफेवरेबल कंडीशन को, बाय एस्केपिंग इन टाइम. कैसे करेगा, वो हाइबरनेशन में जाएगा. विंटर को अवॉइड करना रहता है तो हाइबरनेशन, समर को अवॉइड करना है तो एस्टिवेशन हो जाता है. द फेमिलियर केस ऑफ बेयर गोइंग टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम. क्वेश्चन किसी भी स्केप इन टाइम एंड कुछ भी पूछते हैं तो इनके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे. सम स्नेल एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम, हीट एंड डेसिकेशन से बचने के लिए वो भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल स्लो डाउन कर लेते हैं. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स नोन टू एंटर डायपॉज, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. ठीक है, तो कई सारे इंसेक्ट्स भी जो होते हैं वो भी डायपॉज में चले जाते हैं, जू प्लैंक्टन डायपॉज में चले जाते हैं, दैट इज सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ वो अपनी कोई ग्रोथ नहीं दिखाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखा, टाइम में वहीं पे हैं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज करके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को क्रॉस किया. ठीक है, कुछ तो वहाँ से भागे जो माइग्रेटर हैं. ठीक है, कुछ ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले गए, कुछ ने अपने डेवलपमेंट स्टेज को सस्पेंड कर दिया.
जो diapause, bacteria, some insects. While considering the various alternatives available to organisms for coping with extreme in their environment, some are able to respond through certain physiological adjustment, while others do so behaviorally. तो ये तो अभी हमने physiological देखा. अब इसका एक एग्जाम्पल देता है कि बिहेवियर के थ्रू वो कैसे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, वही जो लिजर्ड का एग्जाम्पल है, ठंड पड़ रही है, जाकर के बाहर धूप सेक लेगा, जब गर्मी बढ़ने लगी तो वो वापस अपनी जगह पर, ठंडी जगह पर आ जाएगा. तो ये बिहेवियरल मीन्स है, अपने स्वभाव से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज कर रहा है, कोप कर रहा है. वी कैन से दैट एडेप्टेशन इन एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म का क्या क्या देखा हमने. एडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर देखा, फिजियोलॉजिकल लेवल पर देखा एंड बिहेवियरल लेवल पर देखा, तीनों के. दैट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन दिस. इतने सारे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम कैपेबल हैं सर्वाइवल के लिए. तो हमारे सामने कितनी भी ऑड सिचुएशन आ जाए, हम हर चीज़ के लिए कैपेबल हैं. हमारे में बहुत पोटेंशियल है. यहाँ तो हम मतलब ये हमारा इवोल्यूशन है. तो फिर आप लोग अभी अपनी ग्रोथ के लिए जितने एफर्ट लगा सकते हो लगाओ, ठीक है. वहाँ तो ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब ये जो हमने पढ़ा और जो जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, ज़मीन आसमान का है. यहाँ पर हमें जो हिंड्रेंस आती है ना, वो यहाँ पे होगा नहीं होगा, कोई और कितने आ रहे हैं, मेरे कम नंबर आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बैरियर हैं. कि जो बहुत इंटेलिजेंट होगा बच्चा, एक सिंपल ले रही हूँ, वो मतलब ठीक है, लेकिन एक हार्डवर्क ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट एनी हाउ मिलता है. हो सकता है थोड़ी देर से मिले, लेकिन यदि आपकी अप्रोच सही है और आप अपने बिल्कुल ईमानदारी से आप एफर्ट कर रहे हो ना, आपको सक्सेस जरूर मिलती है. और एक चीज़ बाय द वे कभी नहीं मिली सपोज, तो वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगी. आपको लगेगा उस समय बहुत डिस्ट्रेस होता, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जब थोड़ा और आगे बढ़ते हो और अपना ये एटीट्यूड रखते हो कि हाँ हमें पहुंचना है एक जगह, हमें बनना है, तो लाइफ में थोड़े साल और आगे बढ़िए. आप पीछे देखेंगे तो लगेगा कि हाँ मेरी वो मेहनत का रिजल्ट आज मुझे मिला है. तो कभी भी एक बिल्कुल ये कि यूनिवर्सल ट्रुथ ले लो कि जो आपका एफर्ट है ना, वो कभी भी बेकार नहीं जाता है, कभी भी बेकार नहीं जाता है. उस समय जब हमारे मन की चीज़ नहीं होती तो लगता है कि सब क्या है, इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं. लेकिन लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वो एक दिन से हमारी लाइफ का नहीं होता है. ये हर दिन एक पन्ने अच्छे पलटते जाते हैं और एक बहुत अच्छी सी बुक लिखते जाते हैं. सो अपनी अप्रोच बस सही होनी चाहिए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और कभी भी किसी के कहने, किसी के से कभी भी हमें डेविएट नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. चलो आगे. मैंने एडेप्टेशन मतलब हम बहुत अच्छे से हम रिलेट करते जा रहे हैं, ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है और हम अपने आप को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ग्रोथ को कैसे कर सकते. Many adaptation have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. ठीक है. अब ये नहीं है कि ओपनशिया को मैं खूब पानी देने लगूं तो वो जेनेटिकली अडेप्टेड है, वो जेनेटिकली चेंज हो चुका है. ओपनशिया को मैं खूब एक गमले में लगाऊं और खूब पानी दूं, उसको पानी की कोई डेफिशिएंसी नहीं होने दूं, उसे बिल्कुल सही टेम्परेचर दूं, तो इसकी स्पाइन जो है लीफ में बन जाएगी और जो उसका क्लैडोड फाइलोक्लेड है वो वापस से स्टेम बन जाएगा. वो फिक्स हो गया है. अब आप उसको कहीं पे भी, पानी में भी ग्रो करा लो, चाहे कि डेजर्ट में भी ग्रो करा लो, उसका स्टेम जो होगा फ्लैटेंड ही रहेगा, फाइलोक्लेड बनाएगा ही बनाएगा, उसकी स्पाइन जो, उसकी लीव जो है वो स्पाइन में मॉडिफाइड होगी. यही चीज़ वो लास्ट लाइन थी. इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर हाँ एक एग्जाम्पल इसका कैंगरू रेट का है, ये बहुत अच्छा है. द कैंगरू रेट इन नॉर्थ अमेरिका, डेजर्ट में है, वाटर डेफिशिएंसी, डेजर्ट इज ड्यू टू वाटर डेफिशिएंसी, कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तब वाटर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है. और यहाँ ये जो डेजर्ट है, यहाँ पानी नहीं है, तो ये अंदर ही फैट का ऑक्सीडेशन कर रहा है और H2O जनरेट कर रहा है. उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी पानी चाहिए उसको इस फैट ऑक्सीडेशन से मिलता है. इसके अलावा वो हाईली कॉन्सेंट्रेट यूरिन निकालता है, जिसके कारण है मैमल ही है, लेकिन वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करता है, और इस प्रोसेस के थ्रू वो यूरिन से वाटर लॉस को बचा पाता है. ठीक है. मैनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर, ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया, थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट. क्रैसुलेशन ऐसे जो हम संकन स्टोमेटा की बात करते हैं,
या CM प्लांट में हम देखते हैं रात को स्टोमेटा ओपन कर रहे हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, जबकि थिक क्यूटिकल का फॉर्मेशन, संकन स्टोमेटा का, ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। कैंगरू रेट में देखा तो वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। लिजर्ड के केस में देखा धूप सेकने चला गया, वो बिहेवियरल एडेप्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर रखिए कि कौन सा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, कौन सा बिहेवियरल है और कौन सा मॉर्फोलॉजिकल है। Some desert plant like Opuntia have no leaf, they are reduced to spine and the photosynthetic function is taken over by the flattened stem. Mammal from colder climate generally have shorter ear and limb to minimize heat loss. अब ये देख लो इतना बड़ा है और कान कितने छोटे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हीट लॉस नहीं हो इसलिए इन सब बॉडी पार्ट्स को छोटा रखा गया है। छोटी टेल रहेगी, छोटे कान रहेंगे, चाहिए तो है ही ना, उनका एक अपना फंक्शन है, लेकिन वो छोटा कर दिया गया है। और छोटा रहेगा तो हमने देखा था कि हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया रिड्यूस कर देंगे। बाकी तो इन्होंने बाल वाल से बहुत अच्छे से अपने आप को बचाया हुआ है। ब्लबर होता है, थिक फैट होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, वेल हो चाहे ये हो, ठीक है, तो यहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम एलन्स रूल कहते हैं। इन द पोलर सी एक्वेटिक मैमल लाइक सील हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। तो ये जो इनमें सब में ब्लबर कभी भी प्रेजेंट है तो वो हीट इंसुलेटर का काम करेगा। स्किन के जस्ट नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होगी, तो बॉडी के जो फैट के नीचे जो बॉडी ऑर्गन्स है यानी जो पूरी बॉडी है मेन जो है, वहाँ से हीट लॉस नहीं होगा। ओके, तो ब्लबर जो है हीट इंसुलेटर का काम करता है और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। सम ऑर्गेनिज्म possess adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation. If you have ever had any high altitude place that is 3500 meter above altitude, मतलब सी लेवल से इतने ऊपर 3500 मीटर, जैसे कि रोहतांग पास है जो कि मनाली के पास है, और या लद्दाख में चले जाओ तो वहाँ हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। उसका रीज़न ये रहता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, जिसके कारण हमें मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो उसके कारण ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलती, और जिसके कारण हमें नौशिया, फटीग एंड हार्ट पल्पिटेशन होता है। ठीक है, ये हम फेस करते हैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। उसका रिस्पॉन्स हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज होती है। शॉर्ट टर्म जो चेंजेस आते हैं एक्लेमेटाइजेशन कहलाते हैं, जिसमें ये होता है कि हमारी बॉडी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, ठीक है, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस कर देती है। तो जब सिंपल सा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और हमारे पास 100 हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में, और तो हम क्या करेंगे उसको 200 कर देंगे, तो 200 तो है, तो जो भी है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकेगी और जल्दी बाइंडिंग कैपेसिटी, बोहर इफेक्ट याद करो, तो बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज करा देते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करती जाती है बॉडी में। ठीक है, तो यही बोल रहा है, दिस इज बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई अल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लेमेटाइज यानी शॉर्ट टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, शॉर्ट टाइम के लिए चेंजेस जो हो रहे हैं। स्टॉप एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस, 2 दिन बाद आपको ये सब घबराहट नहीं होगी। ये तो आपकी बॉडी ने किस तरीके से कोप किया, वो इस तरीके से कि उन्होंने लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्स दिया, आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को कि जल्दी से वो ऑक्सीजन को रिलीज कर सके, एंड ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दिया। दैट इज कौन काम करेगा, ब्रीथिंग रेट को बढ़ रहा है तो दैट इज रिदम सेंटर, मेडुला ऑब्लांगाटा में जो रिदम सेंटर है वो ये चीज को एडजस्ट कराएगा। तो ये हो गया। देन मैनी ट्राइब्स लिव इन हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, लद्दाख वगैरह के लोगों को देखो तो उनका जो आरबीसी काउंट जो होगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो हिली एरिया में है उनमें ये एडेप्टेशंस रहते हैं, उनकी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, उनमें आरबीसी ज़्यादा होती है। ठीक है, देन in most animal the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in a narrow temperature range. It is 37 degrees centigrade, but there are microbes that flourish in hot spring and deep sea hydrothermal vent where temperature exceed 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। तो सिंपल से है, यहाँ पर जो उनकी बायोकेमिकल एडेप्टेशन हमें देखने को मिलेंगे, और बायोकेमिकल एडेप्टेशन में कि एंजाइम के स्ट्रक्चर्स कहीं पे भी, चाहे वो एक
समुद्र के बहुत अंदर कोई एनिमल है तो उसको इतने वाटर कॉलम का प्रेशर झेलना पड़ता है, या हाई टेम्परेचर, या हाइड्रोथर्मल वेंट में हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं, तो यहाँ बायोकेमिकल एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। एंजाइम्स अपना 3D डायमेंशन, मतलब हाई टेम्परेचर से वो उनका कोगुलेशन नहीं हो, या हाई प्रेशर में वो कंप्रेस ना हो, उनकी 3D स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट नहीं हो, तो उसके लिए उनमें एक्स और भी बॉन्ड्स होते हैं जो उनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखते हैं। हाई प्रेशर के केस में यही रहता है कि हाई प्रेशर के केस में जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो उसको कंप्रेशन से रोकती है। हमने पढ़ा है कोलेस्ट्रॉल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इन सब का रोल, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने ज़्यादा होंगे तो वो उसमें कॉम्पेक्शन उतना ही कम होगा सेल मेम्ब्रेन में। यूरिया बहुत टॉक्सिक हो जाता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने वाले केमिकल्स बनते हैं। और जो बहुत ठंडी जगह पर होते हैं तो वहाँ पर जैसे पोलर एरिया में है, वो अपने उनका ब्लड फ्रीज, मतलब उनकी ब्लड फ्रीज ना हो, तो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारे बायोकेमिकल एडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं, यही चीज़ें हैं वो। A large variety of marine invertebrate and fish live at great depth in ocean where the pressure could be 100 times greater than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such high pressure condition? That is biochemical adaptations, जिनका बताया मैंने कि यूरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए सब्सटेंसेस होंगे, उनकी सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होंगे। इसके अलावा और भी एक दो चीज़ें हैं, मैं जस्ट रिकॉल लेती हूँ, ठीक है। सो that is unsaturated fatty acid, just I'm forgetting that thing. तो ये बायोकेमिकल एडेप्टेशन जो है उन्हें हाई प्रेशर एरिया में सर्वाइवल के लिए लायक बना देते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन. Some organisms show behavioral response cope up with variation in their environment. डेजर्ट लिजर्ट का ये दिखाया है कि वही ठंड है तो बाहर जाके धूप सेकेगा, ठीक है। They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drop below the comfort zone, but move into shady place when the ambient temperature start increasing. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. पॉपुलेशन, अब ये हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। दूसरा स्टार्ट होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में आप सिर्फ ह्यूमंस को रखेंगे, होमोसेपियंस को रखेंगे, इसमें कोई नहीं कि कैनिस आ गया कि और कोई दूसरी स्पीशीज़ नहीं आएगी। तो पॉपुलेशन इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, ओके। अब यहाँ पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट या पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक में हम डेथ रेट, बर्थ रेट और इसके अलावा सेक्स रेशियो, ये सब की कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। हर एक स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है। शेयर और कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, ठीक है। पॉपुलेशन की सबकी नीड सेम है तो शेयर भी करती है और कॉम्पीट भी करती है। पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, तो मतलब पॉपुलेशन के डेफिनेशन हम यही बोलते हैं, इंटरब्रीडिंग होती है। इंडिविजुअल जब इंटरब्रीडिंग शो करते हैं तो वो पॉपुलेशन के मेंबर होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी यदि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी पॉपुलेशन में ही आएंगे, ये नहीं कि केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही। इंटरब्रीडिंग टर्म हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक रोज़ प्लांट को मैं कई कटिंग उसकी स्टेम की कटिंग करती हूँ और लगा देती हूँ, तो वो प्लांट भी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर के बन रहे हैं वो भी उस पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे, ठीक है। द कॉर्मोरेंट इन अ वेटलैंड, ये बर्ड है, हिंदी में जल कौआ ऐसा कुछ बोला जाता है। रेड्स इन एन अबेंडेंट ड्वेलिंग, टीक वुड फॉरेस्ट में, या बैक्टीरिया एक कल्चर्ड में, ये सब ये बैक्टीरिया जो है पूरा ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज कोप विथ चेंज्ड एनवायरनमेंट, हम अकेले चेंज करते हैं, पूरी पॉपुलेशन कोप नहीं कर रही है, ठीक है। इट इज़ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं इंडिविजुअल जो है इवोल्यूशन का नेचुरली सेलेक्ट होता है, नहीं, स्पीशीज सेलेक्ट होती है। एक्चुअली इट इज़ पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व।
नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पर काम करता है? पॉपुलेशन के लेवल पर काम करता है। चेंज 1, 2, 4 इंडिविजुअल में हुआ, लेकिन वो यदि इंटरब्रीड करके इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगी, तो कैसे इवोल्यूशन होगा? दैट्स व्हाई पॉपुलेशन लेवल, इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। ठीक है, जब 100 लोग हैं उनमें से 40-45 लोग में वो ट्रेट आ गया, फिर वो और चेंज होते गए, देन फाइनली स्पेशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नई स्पीशीज की इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो इट इज नेचुरल सिलेक्शन जो ऑपरेट होता है वो पॉपुलेशन लेवल पे होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट इज लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, एंड पॉपुलेशन हैज सर्टन एट्रीब्यूट्स वेयर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की डेथ बर्थ होता है, लेकिन जब रेट की बात करते हैं तो वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। ठीक है, डेथ रेट हो रही है एक इंडिविजुअल की, ये नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन के लिए ये टर्म यूज किया जाएगा। एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इन अ पॉपुलेशन दिस रेट रिफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। इतने लोगों में कितने की डेथ हुई, 100 लोग थे, उनमें से कितने इंक्रीज हो गए, कितने का बर्थ हो गया, 100 से वो 110 हो गए या 100 से वो 80 हो गए। तो ये एक लोगों के कंपैरिजन में पर कैपिटा में हम एक्सप्रेस करते हैं डेथ रेट, बर्थ रेट को। द रेट एक्सप्रेस आर चेंजिंग इन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। 100 में 110, 100 से 80। ठीक है, here is an example. If in a pond there were 20 lotus plant last year and through reproduction 8 नए प्लांट और ऐड हो गए, और करंट पॉपुलेशन इन लोटस प्लांट की 28 हो गई, तो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट 8/20। तो 8/20 को सॉल्व करोगे तो 0.4 आएगा। तो ऑफस्प्रिंग पर लोटस, एक लोटस प्लांट पर 0.4 बर्थ देखी गई। ठीक है, या डेथ रेट के बाद में बात करते हैं, यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का लिया जाता है कि डेथ रेट जो थी 40 में से 4 खत्म हो गए, तो एक पर 0.1 डेथ देखने को मिली, पर कैपिटा में देखने को मिली। ठीक है, तो चेंजिंग नंबर्स जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है। वो 2 एग्जाम्पल क्वेश्चंस में भी किए हुए हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई एंड लोटस प्लांट। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो हम एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम एक पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% ऑफ द मेल। तो जब नंबर्स पॉपुलेशन में ही हम सेक्स रेशियो एक्सप्लेन करते हैं। ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। ठीक है, कुछ यंग होंगे, कुछ एडल्ट होंगे, कुछ ओल्ड एज होंगे, तो डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को देखते हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। तो एज पिरामिड के थ्रू हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ठीक है कि उस पॉपुलेशन 100 लोग हैं तो उसमें कितने यंग हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने ओल्ड एज हैं। तो कितने प्री यंग, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, देन रिप्रोडक्टिव स्टेज में, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में। ठीक है, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम। The shape of the pyramid reflect the growth status of the population, whether it is growing or stable or declining. तो यहाँ पर देखो, ये जो है, ये बीच की लाइन जो ये है, ये शो करती है इधर हम मेल शो कर रहे हैं या इधर हम फीमेल शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो एज पिरामिड होता है उसमें हम सेक्स मतलब मेल और फीमेल को भी शो करते हैं। सबकी जो बीच की लाइन है वो यही शो कर रही है। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव, दैट इज यंग पीपल जो अभी रिप्रोड्यूस करना शुरू नहीं हुए हैं, देन ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसके हिसाब से पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कि पॉपुलेशन यदि 100 थी तो वो 150 हो जाएगी, कि पॉपुलेशन 100 है तो 100 ही रहेगी, कि पॉपुलेशन 100 से 80 हो जाएगी, 100 से 150 एक्सपांडिंग, 100 की 100 स्टेबल एंड 100 से 80 डिक्लाइनिंग। तो जो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन एक्सपांडिंग होती है, जो बढ़ रही है, 100 से 150 हो रही है, तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो होंगे सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव होते हैं, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये वाले आएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब बड़े होंगे और रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, अभी यहाँ पर ये 100 हैं और हर एक 2 बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है तो 200 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 200 हैं
अब जब ये यहाँ से यहाँ रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे और हर एक 2 बेबी प्रोड्यूस करता है तो कितने प्रोड्यूस करेगा? 400, तो पॉपुलेशन एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब प्री रिप्रोडक्टिव जितने 100 ये अभी 200 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो ये भी 100 हैं, ये इस स्टेज में आ जाएंगे तो ये भी 200 ही प्रोड्यूस करेंगे। तो दैट इज स्टेबल पॉपुलेशन हो गई। यहाँ के केस में ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में ज़्यादा है और यंग स्टेज कम है। ठीक है, ये अभी 200 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये इस स्टेज में आएंगे, रिप्रोडक्शन के स्टेज में आएंगे और ये 50 थे तो ये कितना प्रोड्यूस करेंगे? 100, तो श्रिंकेज होगी, पॉपुलेशन कम बढ़ेगी। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन, इसको इस लेवल से समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जब प्री रिप्रोडक्टिव यदि ज़्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव से, तो जब ये प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे तो वो ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस करेंगे। बराबर हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यदि कम है तो पॉपुलेशन श्रिंक हो जाएगी। ओके, देन द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस अबाउट, हाँ अब कहीं की भी पॉपुलेशन को देखते हैं और यदि वो बढ़ रही है कि कम हो रही है कि उतनी ही रह रही है, तो उससे हम बहुत सारे फैक्टर्स पता कर सकते हैं। यदि कम हो रही है यानी कोई प्रीडेटर है, कोई पैथोजन है जो पॉपुलेशन को ख़त्म कर रहा है, या रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है इस वजह से हो रहे हैं, या पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत फेवरेबल है और अच्छा रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें एक चार्ट है, एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरीके का, ऐसा ग्राफ रहता है। ठीक है, ये है प्रे है और ये प्रीडेटर है। तो जब प्रे की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यानी प्रीडेटर की पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों से हम बिल्कुल पता कर सकते हैं। यदि हमें मालूम है, एक इंट्रैक्शन मालूम है कि ये प्रे है और ये प्रीडेटर है, और मतलब एक्स इज प्रे और वाई इज प्रीडेटर, यदि एक्स का नंबर बढ़ रहा है तो हम अपने आप बता देंगे कि दैट इज प्रीडेटर की पॉपुलेशन कम है, प्रीडेटर की पॉपुलेशन कम है। यहाँ दोनों की बराबर दिख रही है, यानी दोनों खा पी के, मतलब उतने प्रे भी आ रहे हैं, उतने प्रीडेटर भी आ रहे हैं, प्रीडेटर प्रे को खाते भी जा रहे हैं। आप यदि प्रीडेटर का नंबर बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रीडेटर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी उन्होंने प्रे की पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा प्रीडेटर हैं तो प्रे को खाई जाएंगे, तो प्रे की पॉपुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, so whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. ठीक है, अब in size could be as, हाँ अब हम पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी दो टर्म यूज करते हैं। पॉपुलेशन साइज जो होता है हम वो पर यूनिट एरिया में एक्सप्रेस नहीं करते, जबकि जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे पर यूनिट एरिया में करते हैं। यहाँ पर देखना, द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज less than 10 Siberian crane at Bharatpur wetland in any year or go to into millions. क्लेमाइडोमोनास की मिलियंस में होती है और साइबेरियन क्रेन्स की, वही केवलादेव नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, वहाँ लेस देन 10, कुछ कितना भी हो सकता है, इसके लिए कोई कांस्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, इस लाइन की मीनिंग समझो। पॉपुलेशन साइज जब हम इसमें यूनिट एरिया को ऐड कर देते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन साइज बोला, मैंने बोला इंडिया में 1.36 बिलियन लोग हैं, ठीक है, हमने यहाँ एरिया मेंशन नहीं किया, या मैंने बोल दिया कि केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी जो है वहाँ पर 3000 साइबेरियन क्रेन आई हैं, मैंने एरिया डिफाइन नहीं किया। और मैं यही बोल रही हूँ कि यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 लोग हैं, यूनिट एरिया को डिफाइन कर दिया, देन इट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो टेक्निकली वर्ड अपने अपने एक्सप्लेन कर रहा है कि दैट आप उसको वहाँ पर यूनिट एरिया को मेजर कर रहे हो। तो हम जब पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर गिन के ही डिसाइड करें, हम ये जो है पर कैप दैट इज केवल नंबर में ही नहीं गिने, इसके अलावा हम बायोमास, किसी वुड का बायोमास को भी काउंट कर सकते हैं, उससे भी हम डेंसिटी पता कर सकते हैं। कवर साइज, जैसे एक बरगद का पेड़ है तो वो कितनी उसकी कैनोपी हो रही है, कितनी एरिया को कवर कर रहा है, उससे भी हो सकता है। टाइगर, जब टाइगर को के नंबर को काउंट करते हैं तो हम पग मार्क से करते हैं, ये इनडायरेक्ट वे है। ठीक है,
रिलेटिव डेंसिटी, हमने फिश कैच की, तो एक इतना बड़ा पॉन्ड है और हम एक बार जाल डाल रहे हैं और इतनी फिश कैच कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है 50 एक बार में आ रही है, तो हाँ हमने एक एरिया वाइज थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता दिया कि इसमें 1000 फिश होगी, ठीक है। तो सिर्फ एक सिर गिन करके ही पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बताई जाती है, बल्कि ये परसेंटेज कवर से भी बताई जा सकती है, बायोमास कैलकुलेशन से भी बताई जा सकती है, इनडायरेक्ट भी, जैसे कि हमने लायन का पग मार, टाइगर का पग मार किया, उसकी फीकल मैटर कि हाँ हाथियों का भी जो रहता है उनके फीकल मैटर से काउंट करते हैं कि इस जंगल में इतने हाथी होने चाहिए, इस तरीके से इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है, ठीक है। इफ एन एरिया, इफ देर आर 200 कैरेट ग्रास, हाँ अब यही बता रहा है जो मैंने अभी पूरा बताया, ये कवर साइज के अकॉर्डिंग, यदि एक एरिया में 200 कैरेट ग्रास हैं बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बेनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बेनियन इज लो, क्योंकि एक ही है और 100 पैर्थेनियम है, तो हम ये बोलें कि बेनियन की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल बेनियन ट्री बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है उस एरिया को, ठीक है। is low relative to that of carrot grass amount to underestimating the enormous role of banyan in that community. In such cases, the percentage cover or biomass is more meaningful measure of the population size. तो मतलब सिर्फ सिर गिन करके नहीं, बल्कि बायोमास के परसेंटेज कवर या इनडायरेक्ट मेथड से भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Total number in again is not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. ठीक है. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? तो यहाँ पर हमने देखा कि कुल मिलाकर के जैसे जो भी है इनडायरेक्ट मेथड है, बैक्टीरिया कल्चर वगैरह के लिए भी इनडायरेक्ट मेथड यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पर सम टाइम फॉर दैट इज हमने देखा कि एक डायरेक्ट कैलकुलेशन नंबर से हम पॉपुलेशन डेंसिटी पता करेंगे, दूसरा जो है परसेंटेज कवर से पता करेंगे, तीसरा हम इनडायरेक्ट मेथड, रिलेटिव मेथड और बायोमास मेथड, परसेंटेज कवर मेथड, ये किसी भी तरीके से हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. समटाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी जो फिश का एग्जांपल दे रही हूँ, सर्व द पर्पस इक्वली वेल. फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन दैट एक्वेटिक बॉडी. ठीक है. We are mostly obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them. The Diker census, उनकी जो जनगणना होती है in our national park और and tiger reserve is often based on pug mark and their fecal matter. ठीक है. तो ये हो गया पॉपुलेशन साइज का. इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो कल रिलीज होगा उसमें हम रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को कवर करेंगे. ओके. तो प्लीज़ इतने आप बहुत अच्छे से इसको रीड करके रखिए. थैंक यू. टेक केयर.